12 बजे में वाइब्रेशन करेगा उसका बॉडी, बोलेगा कि मुझे खाना है, मुझे खाना है। कुत्ता को पकड़ा, कच्चा कुत्ता को गला से चीर के उसका खून खून पी रहा है। डेली डेली खून चाहिए किसी जानवर का। 10 केजी तक चिकन पूरा खा जाता था वो कच्चा। मैं इसको ले जाऊंगा बोल रहा है। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से आपको फेसबुक को प्यार देना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाकर उसे फॉलो कर सकते हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे वो ज़िंदगी भर हटा ना पाए। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वाला एरिया हो और वहाँ पर कोई ऐसा हादसा हो जाए जिसे आप अपने जन्म जन्मांतर तक भूल ना पाओ। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम सुनते हैं कि ट्रक ड्राइवर्स कहीं से जा रहे थे और उनके साथ कोई हादसा हो गया, या किसी लड़की ने वहाँ पर उनसे लिफ्ट मांग ली। द्वारका सेक्टर 9 के बारे में लगभग सबने ही सुना है। कहते हैं आज भी वहाँ पर एक औरत है जो उस पेड़ के पास, हॉन्टेड जो ट्री है, पीपल वाला पेड़, उसके पास कोई औरत लिफ्ट मांगती है। आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है वो कुछ इसी तरीके का है। बताने वाले जो है, इनका नाम है अमरिंदर साहू। उड़ीसा के रहने वाले हैं। सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद इन्हें नागालैंड में एक विलेज एरिया था जिसका नाम है लोसामी। लोसामी एक ऐसा एरिया जो पूरा जंगल वाला एरिया है। वहाँ पर इन्हें रोड प्रोजेक्ट पे काम करने को मिला। बहुत सारे लोग वहाँ पर एकत्रित हुए और सबने वहाँ पर धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया। पहले तो अमरिंदर ने अपनी रिकॉर्डिंग में पूरी लोकेशन को बताया कि भाई बहुत ही ज़्यादा घना एरिया है और रात को काम करना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि जानवर कहीं से भी आ सकते हैं। लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा कि आज जो मैं घटना बताने वाला हूँ उसको सुनने के बाद जो लोग रात को जंगल में रुकते हैं, कैंपिंग करते हैं, कहीं भी जाते हैं, वो बहुत चौकन्ना हो जाएंगे। लोसामी के उस जंगल में अमरिंदर अपनी पूरी टीम के साथ, लगभग 50 से 60-80 बंदे थे, जहाँ पर इन्होंने कुछ गांव के लोगों को भी बुलाया था और रोड का पूरा मैप मिला हुआ था। तो रोड वहाँ से काट के निकालनी थी। एक बहुत बड़ी नहर उस रोड के साइड में से बहती हुई निकल रही थी। सबको सारी चीज़ों का ध्यान रखना था। अमरिंदर के लिए एक नया एक्सपीरियंस था ये। रात को ये लोग वहाँ पे थे, नाइट शिफ्ट लगी हुई थी और रात को पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। अचानक से कुछ गांव वाले आते हैं अमरिंदर और उनकी टीम के पास और वो बोलते हैं कि सर यहाँ पर रात को काम मत कीजिए, इस लोकेशन पर रात को काम करना खतरे से खाली नहीं है। इन लोगों को लगा ठीक है, जानवर की तो बात है। इन्होंने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी। इन्होंने जो लोकल बंदे वहाँ पर बांग्लादेश में लोसामी गांव से उठाए थे उनसे बातचीत करी और सिक्योरिटी बढ़ाने की बात करी। लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम था जो लोकल बंदे वहाँ पर आ रखे थे वो भी इन्हें यही बोल रहे थे कि सर यहाँ पर रात को काम मत करो, ये लोकेशन सेफ नहीं है। अमरिंदर और उनकी टीम इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर थी कि ये गाँव वाले किस बारे में बात कर रहे हैं। जितने भी गाँव वाले थे उन्होंने समझाने की कोशिश की कि सर यहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं रहती, रात को यहाँ पे किसी न किसी के साथ कोई ना कोई हादसा होता रहता है। मतलब इस कच्ची सड़क के पास से अगर कोई गाड़ी जाती है तो वो गाड़ी पलटी मिलती है। तो इन लोगों का ये सोचना था कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, कि यहाँ पर जानवर अटैक कर देता है या रोड इतनी ख़राब है कि एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो एक इंसान ने बताया कि सर यहाँ पर बोलते हैं कि कुछ ना कुछ ऊपरी चीज़ें होती रहती हैं। अब ये सुनने के बाद अमरिंदर और अमरिंदर की टीम पहले तो बहुत देर तक हंसे। इन्होंने इन चीज़ों का मजाक उड़ाया कि भाई तुम कैसी बात कर रहे हो, पहले ये देख लो हम कितने सारे लोग हैं जो यहाँ पर काम करने वाले हैं, इतनी भीड़ में होते हुए तुम लोग डर रहे हो। गांव वालों ने अपनी तरफ से अमरिंदर और उनकी टीम को बहुत कोशिश की समझाने की कि सर यहाँ पर काम मत करो मत करो मत करो, ये रात का एरिया नहीं है, यहाँ पर कोई ना कोई दिक्कत होती है। लेकिन कुछ गाँव वाले इतने मजबूर थे पैसों को लेके कि उन्होंने साइड से बोल दिया कि भाई इन्हें मत समझाओ, कुछ होगा तो देख लेंगे। पहली रात इन्होंने जंगल काटे, वहाँ से रोड बनाने का जो मैप पास हुआ था, धीरे धीरे ये लोग उस लोकेशन पे काम करने लगे। अमरिंदर अपनी टीम के साथ पूरा रोड मैप देखते, नहर वाली रोड पे जाते। धीरे धीरे जो गांव वाले लोग थे वो जंगल में से रास्ता बना रहे थे। लेकिन एक टाइम पर आकर अमरिंदर और उनकी टीम ऑब्जर्व करती है कि इस रास्ते पे जो कच्चा सड़क आ रहा है इसके साइड में एक बहुत बड़ा पेड़ है और उसकी बहुत घनी जटाएं निकली हुई है। उस तरफ अभी कोई नहीं जा रहा था क्योंकि इन्हें पहले ये देखना था जो नई सड़क बनानी है उसका रास्ता किस तरफ से निकलेगा। लगभग इन्हें 4 से 5 दिन हो गए थे काम करते हुए। अब अमरिंदर के और उनके सीनियर्स के ऑर्डर पे एक ट्रक को बुलाया गया
जो कि रात के 2 बजे आ रहा था। उस ट्रक में पूरी तरीके से ऊपर तक मिट्टी भरी हुई थी। सब देख रहे थे कि चलो फाइनली ट्रक आ गया है। रात का टाइम था, सब एक्टिव थे, कोई चाय पी रहा था, कोई कंस्ट्रक्शन के हेलमेट पहन के वहाँ पे खड़े होकर देख रहे थे, टेंट वहाँ पे लगाए हुए थे और ये लोग यही देख रहे थे कि चलो वही फाइनली ट्रक आ गया। रात के एग्जैक्ट 2 बजे वो जो ट्रक आ रहा था उस पेड़ के सामने आया और ट्रक अचानक से पलट गया। सब इतनी बुरी तरीके से वहाँ पे डर गए कि ये क्या हुआ। सब रोड पे इस तरीके से देख रहे थे, ना ही पानी है ना ही कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ट्रक पलटे। सब वहाँ पे भागे। जब सब वहाँ पे भागे तो देखा कि भाई कोई ऐसी चीज़ नहीं है, प्लेन रोड पे ट्रक पलटा कैसे। जो वहाँ पर लोकल गांव वाले थे वो आए और बोले कि सर हमने कहा था ना कि यहाँ पे कोई ना कोई दिक्कत रहती है, देखो हमने बोला था ना कि यहाँ कोई ना कोई दिक्कत होगी। ये ड्राइवर की तरफ देखते हैं तो ये देखते हैं कि ड्राइवर को शायद नींद लग गई होगी, हैंडल मुड़ गया होगा, कुछ डिसबैलेंस हो गया होगा जो दूर से नहीं देख पाए। इन्होंने इस चीज़ को आया गया कर दिया। ट्रक को उठाया गया, उसकी मेंटेनेंस हुई और उस रात काम वहीं पर रोक दिया गया क्योंकि आगे का काम मिट्टी डालने के बाद ही होना था। सुबह ये लोग डिस्कस करते हैं कि आज रात को हम 3 ट्रक मंगाएंगे। अब काम हम स्लो नहीं कर सकते। पहले इन्होंने सोचा था रोज 1 ट्रक मंगवाएंगे, लेकिन आज इनकी प्लानिंग थी जिस तरीके से काम धीरे चल रहा है स्पीड हमें बढ़ानी पड़ेगी। रात को फिर दोबारा वही टाइम था, रात के 2 बजे थे और ये लोग वेट कर रहे थे। ट्रक आता है मिट्टी भर के पूरा ऊपर तक और जैसे जैसे रास्ते पे आ रहा था अचानक से रात के 2 बजे ट्रक जैसे ही उस पेड़ के सामने पहुंचता है वो ट्रक दोबारा वहाँ पे पलट जाता है। इस टाइम पर अमरिंदर और उनकी जो टीम थी और बाकी जितने भी वहाँ पर स्थानीय लोग थे सबकी रूह कांप गई कि एक ही चीज़ अगले दिन सेम टाइम पर कैसे हो सकती है। अब ये लोग देख रहे थे कि पीछे और 2 ट्रक आ रहे हैं। सेम ट्रक थोड़ा सा आगे आया, जो दूसरा ट्रक था वो भी डिसबैलेंस होके गिर गया। ये लोग अपनी आंखें फाड़ के इस दृश्य को देख रहे थे। ये चीज़ सुनने में ऐसी लगती है कि ये चीज़ कैसे हो सकती है, लेकिन जो चीज़ें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ आपको यकीन दिला दूंगा कि ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग मना कर रहे हैं वहाँ पर जाने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए। पीछे पीछे तीसरा ट्रक आ रहा था, दूसरे ट्रक के करीब पहुँचा और तीसरा ट्रक भी पलट गया। अब ये लोग बहुत बुरी तरीके से डर गए। जब ये 3 ट्रक पलट चुके थे अब यहाँ पर सारे के सारे डरे हुए थे। गांव वाले जो थे वो बार बार बोल रहे थे कि हमने मना करा था, यहाँ पर काम मत करो। इनकी थोड़ी बहुत बहस होती है और उस रात भी काम को रोक दिया जाता है। अगली रात जब सब जमा होते हैं तो ट्रक वाला काम बिल्कुल पॉज हो चुका था, 4 ट्रक पलट चुके थे। उस रात ये लोग देखते हैं जो सबसे पहला वाला ड्राइवर था जिसका ट्रक सबसे पहले पलटा था वो रात के 12 बजते ही अचानक से अजीब बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। वो ऐसा लगता है जैसे अपनी जगह पर बैठा बैठा वाइब्रेट होने लग रहा है, घूमने लग रहा है, धीरे धीरे इधर उधर हो रहा है और वो उठता है और सबके सामने बोलता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को कुछ दो। अमरिंदर वहीं खड़े थे अपनी टीम के साथ। ये सब देखने लगते हैं कि इसको अचानक से हुआ क्या। वो इंसान जंगल की तरफ चला जाता है। ये लोग अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, ये सोच के कि पागल वागल हो गया है, इसके सदमा लग गया, इन लोगों ने इतना ज़्यादा डरा दिया इस इंसान को। जब वो अकेला आया तो वो वापिस अकेला नहीं आया था। सबने देखा जब वो इंसान जंगल से निकल के आया तो उसके मुंह पे पूरी तरीके से रक्त लगा हुआ था। उसके हाथ में एक कुत्ते की लाश थी जिसे वो रगड़ता हुआ लेके आया था और सबके सामने वो बैठा और सबके सामने उसने उस कुत्ते को खाना शुरू कर दिया और उसका खून पीना शुरू कर दिया। सब लोग पूरी तरीके से डर गए और सारे भागने लगे उससे दूर। तभी गांव वाला एक आता है और बोलता है कि इनको कुछ हो गया है, इनके ऊपर कोई ऊपरी बला आ गई है और मैं आपको बता रहा हूँ हमारे यहाँ पे एक चर्च है, वहाँ से फादर को बुला लो, फादर इसका इलाज कर देंगे। जैसे ही ये कुत्ते वाला इंसिडेंट ख़त्म हुआ थोड़ी देर में वो इंसान अंदर जाता है जो पूरे स्टाफ के लिए 50 किलो मीट आया था, कच्चा मीट जिसको बना के ये लोग खाते थे। वो अकेला इंसान अपने टेंट में गया जहाँ पर मीट रखा हुआ था, उसने कच्चा मीट खाना शुरू करा और 10 किलो वो कच्चा मीट अकेला ही वहाँ पर खा गया। वो इंसान बाहर आया और मुंह पे हाथ रगड़ के बोला कि मेरी आज की भूख तो मिट गई, अब देखते कल क्या होगा। और वो इंसान जंगल की तरफ चला गया। सब डरे हुए थे, सब ने अपने सीनियर्स को कॉल करा और उन्हें बोल दिया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है, हम यहाँ पे काम आज नहीं करेंगे, जो होगा पहले हम एक फादर से मिलेंगे। गाँव के लोग बता रहे हैं कि नियर बाय एक फादर रहता है, उनसे सलाह मशवरा लेंगे फिर हम काम करेंगे। अब जब सुबह फादर को ढूंढा गया तो पता चला कि वो 2 से 3 दिन के लिए अभी यहाँ पर नहीं है। लेकिन ये लोग काम को रोक नहीं सकते थे, रोज रात को आते थे। जो छोटे मोटे काम हुआ करते थे, मैपिंग को पास करना, जिनको सबको समझाना था उनको समझाना, जहाँ पर पहाड़ कटना था वो पहाड़ काटना, जो जंगल के पौधे थे उन्हें हटाना, जंगल का रास्ता साफ करना। और वो इंसान भी आता था जो पहला ड्राइवर था, जो बुरी तरीके से पोजेस हो रखा था, कोई भी उससे बात नहीं करता था। इन दिनों में उसका काम क्या होता था, रात के 12 बजते ही
वो बंदा सीधा जंगल में जाता, जानवर पकड़ के लाता, सबके सामने खाता और टेंट में घुसता और 10 किलोमीटर सबके सामने साफ कर जाता। जब ये सारी चीज़ें वहाँ पर होने लग रही थी, 2 दिन बाद फादर आते हैं। ये लोग दिन में फादर से मिलते हैं और उन्हें सारी सिचुएशन का बताते हैं। तो फादर बोलते हैं कि ये चीज़ तो मुझे पहले भी पता थी कि यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट हुए थे और यहाँ पर कोई भी गाड़ी अगर रात के 2 बजे जाती है तो वो अगले दिन पलटी मिलती है। कितने लोग हैं जो इन सब चीज़ों की वजह से अपनी जान खो बैठे उस रोड पे। और फादर ने सबको डांटा भी कि अगर गांव वाले मना कर रहे थे तो आपको सुनना चाहिए था, आपने इनकी बातों को इग्नोर क्यों किया। तो सब बोल रहे थे कि टेंडर मिला है, सीनियर्स का दबाव है और हम इस चीज़ को छोड़ नहीं सकते, आप वहाँ पर आओ और उस लोकेशन को ठीक करो। फादर बोलते कि ठीक है, मैं आता हूँ। दिन में उस इंसान को ढूंढने की कोशिश की जाती है जो सबसे पहला ड्राइवर था। वो ड्राइवर वहाँ पर मिला ही नहीं। रात को जब ये आए तो वो भी अपनी ड्यूटी पे आ रखा था। अब फादर पहुँचते हैं रात के 12 बजे और उस इंसान को देखते हैं तो वो इंसान फादर की तरफ देख के एकदम से हंसने लग जाते हैं कि तू निकालेगा, कितनी पुराने हम, तेरे को पता है, तू हमें चाह के भी नहीं निकाल सकता। अब यहाँ से जो चीज़ें शुरू हुई उसने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया एक बारी को। फादर वहाँ पे आए और उन्होंने होली वाटर जैसे ही उस इंसान को मारा, वो इंसान वहाँ पर चिल्लाने लगा बुरी तरीके से कि मार दिया, मेरे ऊपर पानी मार दिया, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। अब ये सुन के सब एक दूसरे को देखने लगे कि हम कौन, ये क्या बोल रहा है। ये इंसान अभी तक जो अकेला ही सब कुछ कर रहा था, ये बोल रहा है कि हम नहीं जाएंगे। जैसे ही फादर का मारा पानी जो होली वाटर था वो वहाँ पर लगा तो जो बगल में वो 3 ड्राइवर थे जिनके बाद में 3 ट्रक पलटे थे, वो अचानक से वाइब्रेट होने लगे और उनके तीनों के अंदर भी वहाँ पे आत्मा आ गई। अब एक से भले 4, ये 4 जो वहाँ पे आदमी थे, ये एक साथ झुंड में वहाँ पर चिल्लाने लगे कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, गलती से भी हमें हटाना मत, यह हमारा घर है, तुम लोग यहाँ पर आए हो, हम नहीं जाएंगे। अब डर तो थोड़ा सा फादर को भी लग रहा था कि यार अचानक से अभी तक 1 से सामना होने वाला था, अब ये 4 कहाँ से आ गए। तो फादर ने उन्हें शांत करा कि तुम ये बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या, तुम यहाँ के इंसानों की जान क्यों ले रहे हो, क्यों बलि दी जा रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इतना सारा मीट मच्छी खा रहे हो तुम, जानवरों को खा रहे हो, तुम करना क्या चाहते हो। तो उनमें जो सबसे पहला ड्राइवर था जिसका ट्रक सबसे पहले दिन पलटा था, वो अचानक से भीड़ में सबके सामने बोलता है कि ये घर है हमारा, वो जो पेड़ है वो हमारा घर है। 2 से 3 के बीच में हम रात को उस पेड़ से निकलते हैं खेलने के लिए। अगर कोई हमें दिखता है तो हम उसकी गाड़ी पलटा देते हैं, अगर कोई इंसान आएगा तो हम उसे मार देंगे। हमने गांव वालों को इतनी चेतावनी दे रखी है, हम उन्हें दिखते भी हैं चलते हुए, लेकिन गांव वाले ये सोचते हैं कि कोई इंसान होगा। कई गांव वाले हैं जो डर के भाग जाते हैं, लेकिन कोई भी इंसान इस चीज़ पर ध्यान नहीं देता कि रात के 2 से 3 के बीच में हम यहाँ पे दिखते हैं, खेलते हैं, हमें परेशान किया जा रहा है, इस वजह से हमने ट्रक पलटाए थे। तो फादर ने बोला कि तुम्हारी डिमांड क्या है, तुम क्यों कर रहे हो ये सब कुछ। तो वो लोग बताते चारों कि एक रात हम अपने घर से चारों लड़के पार्टी करने निकले थे। इस लोकेशन पे नहर के बगल में पेड़ के नीचे बैठ के हमने खूब पार्टी करी, हमने ड्रिंक करी, हमने नॉनवेज खाया। हम जब घर पे पहुंचे तो हमारे घर वालों ने आपस में बात कर रखी थी, हमें इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा, हमें घर से बाहर निकाल दिया। हम चारों इस लोकेशन पे आए, पहले हमने जहर खाया और उसके बाद इस पेड़ से चारों लटक गए। तब से ये पेड़ हमारा घर है। अब रात के 2 बजे हम बाहर निकलते हैं खेलने के लिए और जो भी इंसान यहाँ आता है वो हमारा शिकार होता है, फिर हम उसे ख़त्म कर देते हैं कि हमारे साथ सम्मिलित हो जा, नहीं तो कोई गाड़ी निकलेगी तो हम उसके साथ यही करेंगे। बताया कि जिस दिन ये पहले दिन आए थे, इन्हें हमने चेतावनी देने की कोशिश की थी, हमने उस ट्रक को पलटाया, हम वहाँ पर सिर्फ दिखाना चाहते थे कि यहाँ पर काम मत करो, ये जगह हमारी है। जब इन्होंने दोबारा 3 ट्रक भेजे तो हमने क्या करा, जो सबसे पहले ड्राइवर था उसे पोजेस करा, साथ में जो बाद में 3 ड्राइवर थे उन्हें पोजेस कर लिया और अब हम इन्हें लेके जाएंगे, हम यहाँ से ऐसे नहीं जाएंगे। फादर इनके सामने बोलने लगे कि तुम्हारी डिमांड क्या है। इन्होंने बोला सबसे पहले तो हमें मीट खिलाओ। तो अंदर जो पूरे स्टाफ के लिए रखा हुआ था वो ला के इनके सामने 50 किलो मीट रखा गया, जिसमें से 10-10 किलो ये चारों सबके सामने ख़त्म कर गए और वहीं पे वही ड्रामे शुरू कर दिए। जिस तरीके से खाने का तरीका था पूरा मुंह पे रगड़ रगड़ के कच्चा मीट। फादर ने फिर बोला कि अब इनको छोड़ दो। बोले नहीं छोड़ेंगे, हमारी डिमांड पूरी करते रहो, हम नहीं छोड़ेंगे। फादर ने गुस्से में होली वाटर मारा। फिर दोबारा ये चिल्लाने लगे कि मर गए लेकिन लेके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, तुम हमें निकालोगे, हम सबको पोजेस कर लेंगे धीरे धीरे करके, हम जो भी यहाँ पे इंसान आएगा उसको ख़त्म कर देंगे। तो इस टाइम पे फादर थोड़ा सा दिमाग लगाते कि यार अगर इन्हें भगाया जाएगा तो ये अड्डा बना लेंगे, जाके बैठ जाएंगे, इनको शांति से समझाना चाहिए, इनकी बात सुननी चाहिए। तो पूछा गया क्या चाहिए। अब ये जो 4 एंटिटीज़ आ रखी थी इन बॉडीज़ के अंदर, मतलब ड्राइवर्स के अंदर, ये आगे पीछे देखते और वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्हें पहचानते कि ये तो वो है। उससे बात करते कि तू वही है ना, उसका लड़का है ना, तू भी हमारे गांव में ही रहता था। मतलब ये धीरे धीरे सबको पहचानना शुरू कर रहे थे। तो
जो फादर वहाँ पे खड़े थे वो समझ गए कि भाई ये तो अपनों के प्यार के लिए तरस रहे हैं। तो फादर बोले कि क्या चाहिए तुम्हें, घर वालों से बात करनी है? तो ये बोले हाँ हमें घर वालों से बात करनी है, हमारे घर वालों से बात करवाओ। तो भाई इनके घर पे फ़ोन मिलाया गया, किसी एक के दुक्के पे नहीं मिलाया गया तो उसे वहाँ लोकेशन पे भेजा गया कि जाओ इसके घर पे जाओ और इनकी बात करवाओ। चारों ने अपने घर पे बात की। घर पे बात करने के बाद अब इनसे बोला गया कि बेटा इनके शरीर को छोड़ दो, ये सारे बाहर के हैं, ये यहाँ के है भी नहीं, ड्राइवर लोग हैं, अपना घर चलाने वाले हैं, और तुम इस चीज़ को समझो कि तुम्हें इनको ऐसे नुकसान दे के क्या मिलेगा, इनके परिवार वैसे ही हो जाएंगे जैसे तुम्हारे हो गए। अब ये एंटिटीज़ जो थी इन सब चीज़ों को समझने लगी कि ठीक है, मुक्त होने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन इन्हें ये समझ में आ गया कि हम कुछ भी कर लें अभी मुक्त नहीं होंगे जब तक हमारी उम्र नहीं आएगी। तो फादर के सामने इन्होंने अपनी शर्तें रख दी कि रात के 2 बजे से 3 बजे के बीच में सबको समझा दो कि इस लोकेशन पे कोई ना आए तो साइड से निकल जाए, हमें डिस्टर्ब ना करे, अगर हमें डिस्टर्ब करेगा तो फिर हम उसे डिस्टर्ब करेंगे। फादर ने ये चीज़ सुनी और सारे गांव वालों को बोल दिया भाई यहाँ पे एक बोर्ड लगा दो और सब में अनाउंस कर दो, बोर्ड पे लिख दो साफ साफ कि 1:30 बजे से लेकर 3:30 तक इस रोड पर रास्ता कोई भी क्रॉस नहीं करेगा, कोई अनजाने से भी करे तो इस तरीके से बोर्ड लगा दो कि आगे जाओगे इस टाइम पर तो आपकी खुद की सलामती की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। गांव वालों ने इस चीज़ को समझा, वहाँ पर बोर्ड लगा दिया। अब हादसे टलने बंद हो गए, वहाँ पर उस काम को रोक दिया गया। जब काम होता था तो उन्हीं आवर्स में हुआ करता था जहाँ पर 1:30 से लेकर 3:30 तक इधर काम नहीं होता था, फिर ब्रह्म मुहूर्त में काम शुरू होता था। और अब उस गांव में जो रोड बनी है लोसामी में इसी हिसाब से बनाई गई है कि उस पेड़ वाली पुरानी रोड को कोई भी ना छेड़े। धीरे धीरे चीज़ें ठीक हुई, गांव वालों को समझ में आ गया। एक आधे हादसे तो होते ही हैं क्योंकि कोई ना कोई तो वहाँ पे जाके छेड़खानी करता ही है जिसकी वजह से यह हादसा होता है। लेकिन यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई, जो कहावत मैंने सुनी है, मुझे नहीं पता आपने सुनी या नहीं सुनी है, कि एक फ्लाईओवर भी अगर एक नया बनता है ना तो वो हर साल एक बलि लेता है। अगर एक ट्रेन भी डेली चलती है तो वो किसी न किसी चीज़ की बलि लेती है, चाहे वो चींटी हो, कोई पक्षी हो, कुछ भी हो, एक बलि ये लेते ही लेते हैं। उसके पीछे का जो राज है वो यही है कि हम नहीं समझ पाते कि ये रोड कर्स है, ये रोड ऐसी है वैसी है। पता नहीं कितने ऐसे एक्सीडेंट जुड़े हैं ऐसी लोकेशन से जो उसे हॉन्टेड बना देते हैं, और वो जो आत्माएं बैठी हुई हैं, आप सेक्टर 9 का ही लगा लो, क्यों मैंने द्वारका सेक्टर 9 के बारे में सबसे पहले डिस्कस किया था। वो खुद का रास्ता ऐसा है जहाँ से अगर कोई भी ड्राइवर या फिर कोई भी निकलता है तो उसके साथ कोई ना कोई कभी ना कभी साल में 1-2 बार साइटिंग होती ही होती है। तो मैं सिर्फ आपको इतना ही समझाना चाहूँगा कि कभी कुछ नया करते टाइम आपको थोड़ा सा पता कर लेना चाहिए। गांव वालों ने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश करी, ये लोग समझे नहीं, और देख लो, बस ये लगा लो कि जानवर तो गए, इंसान को जाने में कितना ही टाइम लगता। अगर ये ऐसे ही बिना फादर के काम करते रहते, बिना पूछे ऐसे ही चलते रहते तो शायद इनके बीच में और भी बलियाँ हो सकती थी। आखिरी में आके मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में यही निकलता है कि ये सिर्फ एक रोड के लिए अप्लाई नहीं होता। जो पुराने घर होते हैं, जो घर आप नए लेने वाले होते हो, जो ज़मीन होती है, ऐसी ज़मीनों के बारे में पता कर लिया करो, क्योंकि बहुत सारे हादसे उनमें भी हुए होते हैं। कहीं पर लाश गड़ी होती है, कहीं पर कुछ होता है। नया घर लेने से पहले भी आपको थोड़ा सोच समझ लेना चाहिए। और आखिरी में आके हम आपसे क्या ही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि इस तरीके से सब्सक्राइबर से कनेक्ट होकर एक एक रियल इंसिडेंट लाना, उनकी रिकॉर्डिंग लगानी, फिर प्रूफ लगाना, ये हमारे लिए भी बहुत मुश्किल काम हो जाता है। बस हम आपसे इतना ही सपोर्ट चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ा रहे। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना ऐसे लोगों के साथ जो रात को कहीं भी किसी रास्ते से निकल जाते हैं, चाहे वो हॉन्टेड हो, कुछ भी हो, बिना सोचे समझे। अब इसके बाद एक चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, हमारे जो सब्सक्राइबर है वो हमसे कनेक्ट हो रहे हैं क्योंकि वो पॉडकास्ट सेंटर में आ रहे हैं। हमारा दूसरा जो चैनल है उसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, उसे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर सब्सक्राइबर आते हैं गेस्ट के साथ साथ और बताते हैं उनकी जीवन में जो भी घटी घटनाएं हैं वो सीधा कैमरे पे। तो आप पीछे क्यों हट रहे हो? अगर आपके साथ कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई हो जो आप कैमरे पे बताना चाहे, आपको लगे कि यार जनता इससे अवेयरनेस ले सकती है, तो उसकी प्रक्रिया मैं आपको बताया। तुम जो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दो और नीचे मेंशन कर दो कि भाई हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, दिल्ली में हमारा सेंटर है। जो हमारी टीम है एक बार रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। आप कैमरे के सामने पूरा रियल इंसिडेंट जनता के सामने बता सकते हो। इसके बाद यही कहूँगा, कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। प्रक्रिया सेम है, स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर है, रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। जिस तरीके से इंस्टाग्राम यूट्यूब को प्यार दे रही इसी तरीके से फेसबुक को करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्टली जाके उसे फॉलो कर लीजिए। जितना ज़्यादा हो सके माँ बाप से प्यार बना के रखिए, भाई बहनों का ध्यान रखिए और दिया हुआ ना लीजिए। जितना ज़्यादा हो सके ये सारी चीज़ें अवॉइड कीजिए कि चलते टोटकों पे पैर आ जाए या फिर खुले बाल करके घूम रही हैं लड़कियां। कॉर्पोरेट लाइफ है तो बात अलग है, लेकिन रात को थोड़ा सा ध्यान रखिए। रात के 2 से 3 के बीच में बिल्कुल संभल के रहिए।
क्योंकि कभी भी कोई एंटिटी आपके करीब हो सकती है। सोचिए ये वीडियो आप रात के 2 से 3 के बीच में देख रहे हो और आपको लगे आपके आसपास कोई है। खैर, डराने का मेरा कोई मकसद नहीं था, लेकिन फिर भी यही कहूँगा, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल। जैसे उस आदमी को स्प्रे किया हॉली वाटर, 3 गाड़ी जो और गिरा था उन तीनों का रिएक्ट चालू हो गया। पिता माता में बोला होगा 4 आदमी को कुछ, वो लोग जो बोला कि हम लोग ऐसे ही पार्टी फार्टी करने के लिए गए थे, थोड़ा लेट हो गया, दारू वारू पी के तो हमारे घर में ऐसा ऐसा झगड़ा हुआ, पिता को बहुत मारा, झगड़ा हो गया, इसलिए हम लोग 4 में आए कि हम लोग पार्टी कैसे करने ही करेंगे। पॉइजन खा के रस्सी ला के मर गए। रात के मतलब 2-3 बजे उन्हें ऐसा दिखाई दिया कि भाई कोई उनके दरवाजे से भाग कर आ रहा है और खिड़की से कूद जा रहा है। वो मतलब चिल्ला-चिल्लाकर बेहोश हो गई। उसके बाद उसके घर वाले आए, उसे लेकर चले गए। सिर्फ एक नहीं, अपने साथ बाकी 5 स्पिरिट्स को भी उसके साथ-साथ लेकर आ गई। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे। इसी तरीके से आपको फेसबुक को प्यार देना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके उसे फॉलो कर सकते हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, या आप में से ही कुछ लोगों ने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे ज़िंदगी भर वो हटा ना पाए। वैसे आपने भी अपने स्कूल या यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हर किसी के बारे में कुछ ऐसा किस्सा सुना होगा जहाँ पर लोग आपको यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे कि यार हमारा स्कूल हॉन्टेड है, हमारा कॉलेज हॉन्टेड है या हमारी यूनिवर्सिटी हॉन्टेड है। हमेशा एक चीज़ सुनने को मिलती है कि जो स्कूल और कॉलेजेस बनते हैं ये शमशान या कब्रिस्तान के ऊपर बनते हैं, और इन चीज़ों को कंफर्म कर देते हैं हॉस्टल में रहने वाले बच्चे। जब वो बार बार इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं कि रात को हमारे कमरे के बाहर कोई आया था, रात को स्कूल का जो हॉस्टल है वहाँ पर अजीब अजीब सी चीज़ें होती हैं, ऐसे किस्से हमेशा हमें डरने पर मजबूर कर देते हैं। और ऐसा ही एक किस्सा आज हमारे सामने आया है। इस किस्से को हमसे शेयर किया है अमरिंदर ने। अमरिंदर जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं। इन्होंने खुद बताया कि भाई हमारा जो गाँव है वो पिछड़े इलाके में अभी भी आता है, वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ और हमारे एरिया में लाइट की कटौती बहुत ज़्यादा होती है, तो अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। और अमरिंदर ने इस चीज़ को रिकॉर्डिंग में मेंशन किया कि अक्षय भाई, मैं एक नॉन बिलीवर था जब तक ये हादसा मेरे साथ नहीं हुआ था। आज के रियल इंसिडेंट में उन्होंने 2 ऐसे किस्से बताए हैं जिसको सुनने के बाद आपको भी अपने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी पे थोड़ा तो शक होने लगेगा। अमरिंदर ने बताया कि उस टाइम पर जब ये किस्सा हुआ वो 7th क्लास में थे और ये पूरा किस्सा 2011 में हुआ। इस किस्से में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से इनके गांव के लोगों ने अपने बच्चे और बच्चियों को स्कूल में पढ़ने के लिए जाने को मना कर दिया था। ऐसा क्या ही हुआ होगा सोचिए। लेकिन आज ये वाकया मैं आपके सामने रखूँगा जो अमरिंदर ने हमसे शेयर किया। अमरिंदर ने बखूबी इस चीज़ को हमारे सामने रखा कि मैं एक नॉन बिलीवर था और 2011 में जब मैं 7वीं क्लास में था, मेरे बहुत सारे दोस्त थे। गर्मियों की छुट्टियां आई थी और हमारे बीच में एक होड़ लगी थी कि जो हमारे स्कूल के पीछे आम का बगीचा है वहाँ पर बहुत सारे आम उगते थे गर्मियों में, तो सबसे ज़्यादा आम कौन तोड़ेगा। अमरिंदर और उनके दोस्त सुबह 5 बजे उठा करते थे और सारे के सारे आम तोड़ने जाते थे। अप्रैल की बात है, इनके वहाँ पर मेला लगता था और उस टाइम भी यही एक होड़ लगी हुई थी कि सबसे ज़्यादा आम कौन तोड़ के लाएगा। वैसे तो अमरिंदर ने इस चीज़ को बताया कि हमारे यहाँ पर गांव में ये चीज़ बहुत क्लियरली मेंशन की गई थी कि आम का बगीचा हॉन्टेड है, स्कूल के पीछे वाली जो ज़मीन है वो हॉन्टेड है और आम का बगीचा उसी पे बना हुआ था। लेकिन आम वहाँ पर बहुत सारे उगते थे, तो ये लोग सुबह 5 बजे निकले और वहाँ पर पहुँच गए। दोस्तों में आपस में ये ज़िद चल रही थी कि आज मैं लेके जाऊँगा सबसे ज़्यादा आम, जो भी सबसे ज़्यादा लेके जाएगा उसकी एक मान बढ़ जाती थी। अमरिंदर ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और उन्होंने सोचा कि यार आज मैं थोड़ा अंदर जाता हूँ जहाँ पर लोग मना करते कि नहीं जाना। अमरिंदर के दोस्त जब बाहर के पेड़ों पे लपक के आम तोड़ने की कोशिश करते हैं, अमरिंदर चुपचाप वहाँ पर अपनी नज़रें बचा के सीधा अंदर चला जाता है एक ऐसे पेड़ के पास जो पेड़ बहुत बड़ा था और वहाँ पर बहुत सारे आम लगे हुए थे। अमरिंदर अंदर गए और उन्होंने पेड़ पे चढ़ना शुरू किया। ऊपर जाके उन्होंने देखा कि भर भर के आम लगे हुए हैं और उनका दिल खुश हो गया कि आज मैं देखता हूँ कि मेरी पन्नी से ज़्यादा कौन अपनी पन्नी भर के ले जाएगा आम से। अमरिंदर ने पन्नी भरनी शुरू करी। उनका ध्यान कभी इधर जाता कभी उधर जाता और वो ये सोचते कि आज मेरे को एक तरीके से जैकपॉट मिल गया है, तो आज मैं अपने घर पे इतने आम ले जाऊंगा कि मेरी मम्मी खुश हो जाएगी। जैसे जैसे ये आम भरने लगे वैसे वैसे इनके दोस्तों की आवाज़ कम होती चली गई।
फिर इन्हें रियलाइज़ होता है कि यार मैं कुछ ज़्यादा ही अंदर आ गया हूँ, शायद मेरा अंदर आना मेरे पर भारी ना पड़ जाए। लेकिन इस टाइम पर जब वो आम चुगने लग रहे थे, उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि आगे पीछे क्या हो रहा है। तभी अमरिंदर की नज़र एकदम से सामने वाले पेड़ पर जाती है। अमरिंदर ने मेंशन करा कि अक्षय भाई, ये किसी के साथ ना होना तो बहुत अच्छा होगा। मैं एक अकेला लड़का जो 7वीं क्लास में था, तो मेरी उम्र क्या ही होगी। मैंने देखा सामने वाले पेड़ पे कोई एक इंसान बैठा हुआ है। अब जो उन्होंने बताया कि वो जो इंसान बैठा हुआ था, वो इंसान बैठने के बाद 10 फीट का था। सफ़ेद उसका पूरा चेहरा, सफ़ेद उसने कपड़े पहने, लंबे लंबे उसके बाल और नुकीले दांत, लंबे नाखून और आंखें बिल्कुल चमकदार। इस हालत में जब मैंने उस सामने वाली चीज़ को देखा, मैं समझ गया था कि ये कोई इंसान नहीं है। अमरिंदर चुपचाप पेड़ से उतरते हुए नीचे आए और वो जो सामने इंसान बैठा था वो इतनी गंदी तरीके से मुस्कुराया। अमरिंदर ने बताया कि मैं इस स्पीड से भागा ना अक्षय भाई, कि मैं रेस में सबसे पीछे भागता था, लेकिन आज मैं ऐसी स्पीड से भागा हूँ, सीधा घर पहुँचा और घर पे जाके मेरी हालत ख़राब हो गई। 7 दिन लगे अमरिंदर को इस सिचुएशन से बाहर आने में, और 2011 में ये चीज़ हुई थी। उसके बाद आज 2025 चल रहा है और अमरिंदर ने इस चीज़ को मेंशन करा कि मैं उस आम के बाग में कभी अपने दोस्तों के साथ नहीं गया। इन्होंने अपने घर वालों को बताया, किसी ने नहीं मानी। यही चीज़ दोस्तों को बताई, उन्होंने भी नहीं माना। यहाँ पर आके अमरिंदर को इन चीज़ों पर बिलीव हुआ कि हाँ यार, भूत प्रेत होते हैं। और उसके बाद अमरिंदर कभी भी 2011 में ही हुआ था, 2025 आज चल रहा है, आज तक वो आम के बाग में नहीं गए और अपने दोस्तों को भी मना करा, अपने घर वालों को बताया, किसी ने इन पे बिलीव नहीं करा। लेकिन गांव में ये हादसे बढ़ते चले गए। उसके बाद अमरिंदर ने बताया कि ये सारे हादसे हमारे स्कूल में चल के आ गए। अभी तक तो ये आम के बाग में हुए थे, पहले ही हमारा स्कूल बदनाम था कि हमारा स्कूल हॉन्टेड है। सारे बच्चे बहुत ही जल्दी आते थे और बहुत ही जल्दी निकल जाते थे, क्योंकि सब में अफरा तफरी रहा करती थी। स्कूल हमारा गवर्नमेंट था, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे डेवलप्ड वैसे ही नहीं थी। पुराना पेंट, पुराना स्कूल, पुरानी दीवारें, बिजली की कोई सुविधा नहीं है और बोर्ड भी पुराने हुआ करते थे। आज तक वहाँ पे पुराना ही सब कुछ लगा हुआ है। अमरिंदर की जो क्लास थी वो 2nd फ्लोर पे थी। अमरिंदर ने अपने एक टीचर के बारे में सारी चीज़ें बताई कि अक्षय भाई, हमारे एक टीचर थे, वो बहुत दूर रहते थे, तो स्कूल वालों ने उन्हें हमारी क्लास के बगल में कमरा अलॉट कर दिया था और सुबह शाम वो वहीं रहा करते थे, पढ़ाने निकलते थे, उसके बाद रात को वो स्कूल में ही रुका करते थे। उनका चलने का स्टाइल बहुत ही ज़्यादा यूनिक था। उनके जो जूते थे, वो जब चलते थे सीढ़ियों पे तो कट कट करके आवाज़ आती थी और हम सब समझ जाते थे कि सर आ गए हैं, तो सब चुप हो जाते थे। लेकिन कितनी बार ऐसा हादसा हुआ है कि हम सब क्लास में बैठे हुए हैं, जो हम शरारत करने वाले बच्चे थे वो हम पीछे बैठा करते थे और कितनी बार हमें पता चल जाता था सर आ रहे हैं। जैसे ही कट कट की आवाज़ होनी शुरू होती थी, हमें पता चल जाता था कि सर पहुंचने वाले हैं, हम चुप हो जाते थे। लेकिन फिर कोई बच्चा देखने जाता और वो आके बताता कि सर तो आए नहीं, ये आवाज़ किसकी आ रही थी। ये घटना कितनी बार हुई है जहाँ पर सर को अलग अलग जगह पर लोगों ने चलते सुना है, लेकिन कभी भी सर को वो ढूंढ नहीं पाए। फिर हमारे उन्हीं सर के साथ सबसे पहला हादसा हुआ स्कूल के अंदर। सर रात को सोया करते थे खिड़की खोल के, और अचानक से पूरे स्कूल में कोहराम मच गया कि जब रात को सर सो रहे थे तो कोई एक एंटिटी, कोई औरत भाग कर आई, गेट खोला और गेट खोल के सीधे खिड़की से कूद के नीचे चली गई। अब सर ने एक बार ये नोटिस किया, 2 बार नोटिस किया, 3 बार नोटिस किया। इतना ऑब्जर्व करने के बाद एक दिन सर सीधा बेड पे बैठते हैं और देखते हैं कि कोई आएगा आएगा आएगा, और अचानक से एक औरत आती है, गेट खोलती है, सीधा खिड़की से नीचे। इन सर की क्या हालत हुई होगी, इनकी नींद हराम हो गई। पहले इन्हें जो भ्रम लग रहा था इनके सामने, वो साक्षात सच हो गया था। वहाँ पर जो एक ऑफिस बॉय था जो नीचे सोया करता था 1st फ्लोर पे, सर उसके पास गए, उसे बुला के लाए और उसे घटना बताई कि भाई मेरे साथ सो, ये सब कुछ हो रहा है और तो कल भी होगा। उसके बाद से वो घटना सर के साथ होनी बंद हो गई। ऐसा लग रहा था सर को ही चौकन्ना किया जा रहा है कि भाई इस स्कूल में कुछ ना कुछ हो रहा है और आप शायद टारगेट हो सकते हो। सर के साथ ये जब हादसा हुआ, उसके बाद स्कूल ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि जो टॉयलेट बना हुआ है वो बहुत बुरी हालत में बना हुआ है, तो उसे तोड़ के एक अच्छा सा टॉयलेट बनाया जाएगा और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तब तक वहाँ के जो बच्चे थे स्कूल के, वो सारे ऑफिस स्टाफ का वॉशरूम यूज़ किया करते थे। अब वॉशरूम जब बन के तैयार हुआ तो उसकी दूरी काफ़ी ज़्यादा थी स्कूल प्रेमिसेस से, और अमरिंदर ने इस चीज़ को मेंशन किया कि अक्षय भाई, जब वो वॉशरूम बन के रेडी हुआ ना, तो सिर्फ 5 लड़कियां वहाँ पे गई थी पहले दिन, जितना ऑब्जर्व करा गया। और जैसे जैसे आगे पता चला कि इन लड़कियों के साथ हुआ कैसे, वो जो वॉशरूम बना था उसके बगल में एक कमरा था जिसको स्पोर्ट्स डे वगैरह कुछ आता था तभी खोलते थे, क्योंकि उस कमरे को शुरू से ही हॉन्टेड माना जाता था। रात को वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ें आती थी। जो ऑफिस बॉय वहाँ रुकते थे और जो गार्ड रुका करते थे वो बताते थे कि उस कमरे में से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, और जब लोग चेक करने जाते थे वहाँ पे चलने की आवाज़ भी आती थी उस कमरे में से। वो रूम पहले ही अपनी इन सब चीज़ों की वजह से जाना जाता था।
और जब वो 5 लड़कियां उस वॉशरूम को यूज़ करके आईं, उसके बाद एक एक लड़की के साथ अजीब अजीब सा हादसे होने शुरू हो गए। सबसे पहला हादसा हुआ अमरिंदर की क्लास की ही लड़की के साथ, जो वॉशरूम यूज़ करके आई थी। अमरिंदर के स्कूल में सुबह भी प्रेयर होती थी और जाने से पहले भी प्रेयर हुआ करती थी। तो जाने वाली प्रेयर पे वो लड़की जो सबके साथ वहाँ पर प्रेयर गा रही थी, अचानक से वो वहाँ पर चक्कर खा के नीचे बैठ गई। जब सारे लोग देखने लगे क्या हुआ, वो अचानक से खड़ी हुई और चिल्लाने लगी कि वो मुझे मार देगा, मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगा, वो मेरे पास आ रहा है, मुझे मार देगा। टीचर्स ने उसे संभाला, उसको घर पहुंचा दिया। यही चीज़ उस लड़की के साथ बार बार होने लगी। कभी सुबह की प्रेयर में वो चिल्लाती कि वो मुझे मार देगा, जैसे उसे कोई एंटिटी अपने पास आती दिख रही थी। फिर जब जाने से पहले का टाइम होता तब भी उस लड़की के साथ यही होता। अब सब उस पर नज़र गाड़ के बैठे थे। 3-4 दिन उसके साथ ऐसे ही होता रहा। एक दिन वो अपनी क्लास में बैठी हुई थी, अमरिंदर की ही क्लास में थी, मैथ की टॉपर थी वो लड़की। अमरिंदर का एक दोस्त अब मदद मांगने गया, उस लड़की से बोला कि यार मुझे ना इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही, मुझे बता देगी। वो लड़की सामने देख रही थी, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना वो बताने के मूड में थी। उस लड़के ने क्या करा, जो साथ में बैठा हुआ था उसने पिंच काट दी कि सुनना मेरी बात तो सुन ले, मैं पूछ रहा हूँ इतनी देर से। पूरी क्लास ने इस चीज़ को देखा। वो लड़की घूमी और उसने ऐसा जमा के थप्पड़ दिया उस लड़के के मुंह पे। 5 दिन तक उंगलियों के निशान नहीं गए थे। जब ये चीज़ हुई कि थप्पड़ मारा, तब अचानक से फिर वो चिल्लाई कि वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा, वो लेने आ गया, वो मुझे मार देगा। उस लड़की को उसके घर वाले लेके चले गए और उसके बाद उस लड़की को स्कूल में आने ही नहीं दिया। मतलब घर वालों ने नहीं आने दिया कि उस स्कूल में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। ये पहली लड़की के साथ हुआ। अब बारी आती है दूसरी लड़की के साथ। दूसरी लड़की जो प्रेयर में थी, वो अचानक से चिल्लाना शुरू करती है पहली लड़की की तरह कि मुझे वो दिख रहा है, वो आ रहा है, वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा। इनके वहाँ पर एक लोटा रखा हुआ था जो छोटे साइज़ का था। किस चीज़ के लिए रखा हुआ था? हाथ धोने के लिए, पैर धोने के लिए। वो लड़की सीधा लोटा उठाती है और अपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू करती है और धीरे धीरे जब वो आगे निकली 100 मीटर 200 मीटर स्टेडियम के वहाँ जाके उस लोटे को उसने चबा चबा के निगल लिया। उस लड़की के साथ भी बहुत बुरा हुआ। निगलने के बाद भी वो यही चिल्लाती रही कि वो आ रहा है, वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा, और ये बोलते बोलते वो बेहोश हो गई। उसके बाद उस लड़की को भी घर पहुँचा दिया। 2-3 दिन में सारी चीज़ें इनके स्कूल में संभलने की कोशिश कर रही थी। तभी तीसरी लड़की ने वहाँ पे दिखा दिया कि उसके अंदर भी कोई चीज़ आई है। क्लास में बैठी थी, फीमेल टीचर पढ़ा रही थी। अचानक से फीमेल टीचर को देख के बोलती है वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया टीचर, वो मुझे मारेगा। सब समझ गए थे कि ये अगली शिकार है। टीचर जो है सामने आती है, उस बच्ची को बोलती है बेटा कौन आ गया, कौन आ गया। टीचर के मुंह पे ही चाटा धर दिया और उसी टाइम पर चिल्लाना शुरू कि वो आ गया, वो आ गया, वो मुझे मारेगा, और बोल के बेहोश। तीसरी लड़की को भी उनके घर पहुंचा दिया गया। 3 लड़कियां अभी तक स्कूल में से अपना नाम कटवा चुकी थी और जो बाकी का गांव था अब वो डरने लगा था कि अपनी बच्चियों को हम स्कूल में भेजें या ना भेजें। चौथी लड़की अचानक से स्कूल में पढ़ते पढ़ते चलते सब्जेक्ट के बीच में डेस्क पे अपना सर दे दे के मारने लगती है। उसे क्लिनिक पहुंचाया। क्लिनिक में वो बेहोश होती होती भी यही बोलती रही कि वो आएगा, वो मुझे ले जाएगा, वो मुझे ले जाएगा, वो उन सबको भी ले गया, वो सबको मारेगा, ये बोल के बेहोश हो गई। 4 लड़कियों के साथ ही हो गया। 5वीं जो लड़की थी वो स्कूल से निकली और उसका कभी अता पता चला ही नहीं वो 5वीं लड़की कहाँ गई। ये कैसे पता चला कि 5 लड़कियों के साथ ही ये सब कुछ हुआ था? इतना सब कुछ होने के बाद स्कूल वाले बहुत ज़्यादा डर गए और उन्होंने इस चीज़ को माना कि अब हमें स्कूल में जो है शुद्धिकरण करवाना चाहिए, कुछ पूजा पाठ करवानी चाहिए, जिसकी वजह से पता चले, कोई तो बताए कि हो क्या रहा है स्कूल में और सिर्फ लड़कियां ही क्यों शिकार बन रही है। एक बाबा जी को बुलाया गया जो तांत्रिक थे, वो वहाँ पर आए। उन्होंने पूरे स्कूल में पूजा पाठ की और उन्होंने ऐसी बात बता दी जिसको सुनने के बाद पूरा स्कूल हिल गया। तो उन्होंने बताया कि इस स्कूल में कुछ है ही नहीं। जो पहली लड़की थी जिसके साथ हुआ था, एक दिन वो अपने पापा के साथ रात को कहीं से आ रही थी अपने रिलेटिव्स के वहाँ से, और वो शमशान के बाहर रुके थे। उनके शायद स्कूटर था उस टाइम पे, टायर फटा, उसके पापा ने ध्यान नहीं दिया। जो लड़की थी उसने शमशान में देखा वहाँ पर 5-6 एंटिटीज़ खड़ी थी और वो सारी की सारी उस लड़की के साथ हो ली, क्योंकि उस लड़की ने उन्हें देख लिया था और वो बहुत कमज़ोर ऑरा की थी। उसके जो गण थे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, जिस वजह से 5 एंटिटीज़ ने धावा बोल दिया। वो लड़की जब पहली बार वॉशरूम में गई थी, वहीं पर एक एंटिटी तो उसके अंदर रही, लेकिन 4 वहीं रह गई, जो बाकी 4 लड़कियों के अंदर घुस गई। अब 5 लड़कियां थी जिनके साथ ये सब कुछ हुआ था। उसके बाद जो तांत्रिक थे उन्होंने उस पूरे स्कूल को ठीक करा, कीले गाड़ी, और उसके बाद उस स्कूल में कोई भी चीज़ नहीं हुई। लेकिन अमरिंदर ने बताया ये चीज़ बाद में कि अक्षय भाई पता नहीं उस स्कूल में कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन गाँव में बहुत सारी चीज़ें ऐसे होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो एंटिटीज़ लड़कियों में से निकल के अब अपना शरीर बदल रही है, किसी और के अंदर, किसी और के अंदर, किसी और के अंदर। पूरे गाँव में इतनी सारी घटनाएं हुई
कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं पूरी चीज़ आपको दोबारा रिकॉर्डिंग में बता पाऊँ। अब इसके बाद मैंने अमरिंदर को कॉल करा और मैंने उनसे पूछा कि अमरिंदर ये सब तो ठीक है, लेकिन वो लड़की ये क्यों चिल्लाती थी कि वो मुझे मारने आ रहा है, वो मुझे मारने आ रहा है। तो उन्होंने बताया कि अक्षय भाई, उस तांत्रिक ने बताया था कि उड़ीसा में कोई साइको किलर था अपने टाइम पे, पता नहीं कौन था वो इंसान, उसने इन 5 लड़कियों को बहुत बेदर्दी से ख़त्म करा था, उनके साथ बहुत दुष्कर्म करे थे। और वो लड़कियां इसी पोजीशन में गई थी जहाँ पर वो चिल्लाती थी वो आएगा, वो मुझे मारेगा, मुझे मारेगा, और वो अभी भी इसी पोजीशन में स्टक हो रखी हैं, इसी लूप में वो घूमे जा रही हैं। वो इंसान कभी पकड़ा नहीं गया जिसने ये सब कुछ किया था, और आखिरी में आके उनका पूरा गांव जो है वो हॉन्टेड हो गया इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। सिर्फ एक लड़की के अंदर जो पोजेशन आया उससे 4 और 4 से पूरा गांव। अमरिंदर ने इस चीज़ को बखूबी बोला है मुझे कि वो मुझे रिकॉर्डिंग में बताएंगे कि आगे उनके साथ और उनके गांव के साथ क्या क्या हुआ। अगर आप चाहते हैं और जानना तो सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सेकंड पार्ट आए और उसमें हम और भी चीज़ें रिवील करें कि उड़ीसा में उस गांव में आखिर अभी 2011 के बाद अभी क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। ये तो मानना पड़ेगा कि उड़ीसा से सबसे ज़्यादा डरावनी घटनाएं हमारे पास आती हैं। उड़ीसा में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि अनएक्सप्लेन्ड है। फिर भी ऐसे रियल इंसिडेंट के बाद हमारी आपसे क्या ही रिक्वेस्ट होती है कि जो नए व्यूवर्स चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि हम जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, सब्सक्राइबर को कॉल कर रहे हैं, उनसे कमेंट पिन करवा रहे हैं, एक एक चीज़ ले रहे हैं। मेरी आपसे क्या ही रिक्वेस्ट है भाई कि हमारा मोटिवेशन बनाए रखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम इसी तरीके से काम करते रहें। और इसके बाद आपको एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, जहाँ पर हमारे पॉडकास्ट आते हैं, तो उसमें हम सब्सक्राइबर को भी बुला रहे गेस्ट के साथ। तो अगर आप आना चाहते हैं तो प्रक्रिया में आपको बता देता हूँ, पूरा रियल इंसिडेंट अपना जो है रिकॉर्ड करके भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिख रहा होगा, और उसमें मेंशन कर दीजिए अक्षय भाई हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, दिल्ली में सेंटर है, टीम एक बार रिव्यू करेगी और आपको बुलाया जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आप पूरा अपना जो किस्सा है वो जनता के सामने रख सकते हो, जनता उसे देखेगी और उससे कुछ ना कुछ सीखेगी। कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ और आप चाहते हैं मैं उसे अपनी आवाज़ में नैरेट करूँ, सेम प्रक्रिया है, स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर है, रिकॉर्ड करके भेज दो, मैं नैरेट कर दूंगा उसे अपनी आवाज़ में। इंस्टाग्राम यूट्यूब को जो आप प्यार दे रहे हैं इसी तरीके से बनाए रखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो कर लो, और जितना ज़्यादा हो सके अपने भाई बहनों का ध्यान रखो, जो स्कूल में जा रहे, कॉलेज में जा रहे, यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड हैं, उनके पास इस वीडियो को भेज देना ताकि वो भी देख लें कि हॉस्टल और स्कूल और कॉलेज इसकी कैसी कैसी कहानियाँ होती हैं और किस एक गलती से आप जो है पोजेस हो सकते हो। माँ बाप का जितना ज़्यादा हो सके ध्यान रखिए, अब उनको आपकी ज़रूरत है, और कभी पलट के मत पूछिएगा कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल। एक शमशान घाट था, वो उसके साइड से अपने पापा के साथ आ रही थी। लिटरली तब बहुत रात हुआ था, इस लड़की ने उसे देख लिया था, जिसके बाद वो स्पिरिट सिर्फ एक नहीं, अपने साथ बाकी 5 स्पिरिट्स को भी उसके साथ साथ लेकर आ गई। फिर जब ये टॉयलेट में गई तो वो लोग वहाँ रुक गए, एक तो इसके अंदर थी, फिर बाकी जो चारों थे अपने अपने हिसाब से बाकी लड़कियों के बॉडी के अंदर आ गई। और वो जो बोल रहा था ना कि मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगा, वो इसीलिए था क्योंकि वो 5 को मर्डर किया गया था। बट उन्होंने सुसाइड कर लिया। कोई आ रहा है, डोर खुद ब खुद ही खुल रहा है तो सडनली खामोश हो जाना, हंसना, एक शैडो, ब्लैक कलर का शैडो अंदर आया। अल्लाह तो आपकी बेटी को कब की लेके चले आते थे? वो जब नमाज पढ़े थे तो उनको दिखा कि 4 आदमी मतलब मेरे और मेरे मम्मा के रूम में एंटर हो रहे। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। जिस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, या आप में से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिससे जिंदगी भर वो अपने ऊपर से हटा ना पाए। कहते हैं आत्माएं भी 2 तरीके की होती हैं, कुछ ऐसी आत्माएं जो अच्छी होती हैं, जो इंसानों की मदद करती हैं, और कुछ ऐसी आत्माएं जो बहुत ही ज्यादा बुरी होती हैं। कुछ ऐसी आत्माएं जो इतनी ज्यादा बुरी होती हैं कि वो खुद तो चली जाती हैं, मतलब बुरे कर्म करने के बाद वो इस दुनिया को छोड़ के उस दुनिया और इस दुनिया के बीच में फंस के रह जाती है, लेकिन सामने से वो आपको खुश नहीं देख सकती।
ऐसी आत्माएं हमेशा कोशिश करती हैं कि आपको भी अपने साथ लेके चली जाए। इमेजिन कीजिए कि आप किसी रोड पे से चल के आ रहे हैं और सामने किसी पीपल के पेड़ पे या बरगद के पेड़ पर कोई आत्मा बैठी है और उसकी नज़र बस आपकी खुशी पर टंग जाए, या फिर वो आत्मा जो शापित आत्मा है पेड़ पर बैठे बैठे बस ये ठान ले कि मुझे इसका शरीर चाहिए, तो क्या वो आपको छोड़ेगी? जिस तरीके से मैं आपको आत्माओं के बारे में बता रहा हूँ कि अच्छी आत्माएं होती हैं, बुरी आत्माएं होती है, हर इंसान का दुनिया में एक बार इनसे पाला ज़रूर पड़ते हैं, कभी कभार जानबूझ के और कभी कभार अनजान तरीके से। ये चीज़ मैं आपके सामने आज क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि आज का पूरा रियल इंसिडेंट इसी चीज़ पे आधारित है। आज का इंसिडेंट हमें बताया है माहिरा ने, जिनका जन्म हुआ था सऊदी में। आगे बढ़ने से पहले इन्होंने परिवार के बारे में अपने बताया कि अक्षय भाई, मेरे परिवार में मेरे पापा के 4 भाई और 2 बहनें हैं। जॉइंट फैमिली पूरी की पूरी सऊदी में रहा करती थी और ये तब का रियल इंसिडेंट है जब माहिरा पैदा भी नहीं हुई थी। हुआ क्या था, जो माहिरा के पापा के बड़े भाई हैं, मतलब उनके ताऊ जी, और उनकी जो ताई जी थी, उनकी शादी तो काफ़ी पहले हो गई थी। ताई जी को एक भी बच्चा नहीं हुआ था। अब उसका रीज़न क्या था ये मैंने नहीं पूछा, और शायद कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी जो औरतों के अंदर रह जाती है, या फिर मुझे नहीं पता इस चीज़ का क्या रीज़न था, पर मैंने इस चीज़ को क्लियर करना ज़रूरी नहीं समझा। माहिरा ने इस चीज़ को मेंशन किया कि हमारी जॉइंट फैमिली जो है सऊदी में रहा करती थी और मेरे जन्म से पहले पूरा जो है शापित किस्सा चलता आ रहा था। तो जब ताई जी को बच्चे नहीं हो रहे थे तो फाइनली क्या होता है, माहिरा के मम्मी पापा की शादी होती है। धूमधाम से शादी हुई, पूरा मुस्लिम परिवार था, इकट्ठे हुए, अच्छे से एंजॉय करा, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। सारे रिश्तेदारों ने खूब एंजॉय किया था उस टाइम पर। शादी के 1 साल बाद पहला बच्चा होता है जो कि होती है एक लड़की। माहिरा के मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश थे, घर में सारे बहुत ज़्यादा खुश थे, बच्चा आ चुका था, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और जब 2 साल पूरे हुए तो एक और खुशखबरी आती है कि जो माहिरा की मम्मी है वो फिर पेट से हो गई है। इस टाइम पर माहिरा का जन्म नहीं हुआ था, माहिरा 3rd चाइल्ड थी। लेकिन जब 2nd बच्चा होने वाला था तब इनकी दादी ने, माहिरा की दादी ने घर में कुछ ऐसी अनाउंसमेंट कर दी जिसको सुनने के बाद एक हड़कंप सा मच गया था। और ये चीज़ माहिरा की मम्मी से छुपाई गई थी। मतलब दादी ने ताई जी को ये कमिटमेंट दिया कि अब माहिरा की मम्मी से जो दूसरा बच्चा होगा वो ताई जी को दिया जाएगा। ये चीज़ माहिरा की मम्मी को बिल्कुल भी पता नहीं थी और एक्सपेक्टेड भी नहीं थी कि घरों में ऐसी चीज़ें होती हैं। जब दूसरा बच्चा हुआ तब जो ताई जी थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उन्हें लग रहा था कि ये जो दूसरा बच्चा होगा ये मुझे मिलेगा, और जो बच्चा हुआ था वो एक लड़का हुआ था। माहिरा की मम्मी को जब ये पता चला तो उनको बहुत बुरा लगा कि जो दादी जी हैं उन्होंने इस तरीके की कोई कमिटमेंट ताई जी को दे रखी है कि दूसरा बच्चा जब होगा तो वो उनको सौंप दिया जाएगा। जब ये चीज़ माहिरा की मम्मी को पता चला तो उन्होंने ताई जी से सीधा सीधा बोल दिया कि देखो, मैंने अपने पेट से बहुत मुश्किल से बच्चे को जन्म दिया और मैं बिल्कुल भी अपने बच्चे को किसी को देने वाली नहीं हूँ। यहाँ पर जो ताई जी थी उनका मुंह बन गया था, वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से अपसेट सी हो गई थी। मैं ये तो नहीं बोलूँगा गुस्सा हो गई थी या वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो ताई जी थी वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में थी कि वो एक बच्चा पैदा नहीं कर पा रही, और बच्चे की चाह, आपको पता है कि बच्चे का जो सुख होता है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है। ताई जी का मुंह बन गया था और सारे रिलेटिव्स ने इस बात को आया गया कर दिया। धीरे धीरे जो फर्स्ट बच्ची थी वो बड़ी हुई, जो लड़का था वो बड़ा हुआ। अब फिर दोबारा माहिरा की मम्मी जो थी 3-4 साल में जब माहिरा को कंसीव करती हैं, अब इस बार क्या हुआ, जो दादी जी थी उन्होंने फिर दोबारा ताई जी को कमिटमेंट दे दी कि इस बार तो पक्का जो भी बच्चा होगा मैं तेरी झोली में डाल दूंगी। लेकिन इस चीज़ को माहिरा की मम्मी तक पहुँचाया ही नहीं। और इस तरीके से दादी ने प्लान करा था जब बच्चा सही सलामत हो जाएगा तो सबके सामने उसे हैंड ओवर कर दिया जाएगा। अब हैंड ओवर वर्ड तो ऐसा लग रहा है जैसे पेन ड्राइव दे दिया जाएगा, लेकिन दादी जी ने इस तरीके से डिसीजन लिया कि अब अगर तीसरा बच्चा होता है, जैसे माहिरा का जन्म होने वाला है, तो माहिरा जैसे ही पैदा होगी सीधा वो ताई जी को दे दी जाएगी। इस चीज़ से माहिरा की मम्मी बिल्कुल अनजान थी। जब माहिरा का जन्म हुआ, माहिरा के जन्म के बाद 40 दिन का इनके यहाँ पे फंक्शन होता है जहाँ पर ये खुशियाँ मनाते हैं, खूब एंजॉय करते हैं, रिलेटिव्स आते हैं। तो माहिरा की मम्मी अपने दूसरे बच्चों के साथ ऊपर थी, रेस्ट मोड पर थी। सारे रिलेटिव्स एक एक करके उनसे मिलने जा रहे थे और कुछ रिलेटिव्स थे जो नीचे दावत का आनंद ले रहे थे। दादी आती हैं माहिरा को गोद में लेकर और सारे रिलेटिव्स के सामने अनाउंस कर देती हैं कि माहिरा जो है वो ताई जी की औलाद कही जाएगी आज से, और ये मेरा डिसीज़न है। माहिरा की मम्मी को इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, वो अपने कमरे में लेटी हुई थी। ये प्लानिंग तो दूसरे बच्चे से ही चल रही थी, लेकिन फाइनली 3rd बच्चे को माहिरा को ताई जी को सौंप दिया गया। अब जब रिलेटिव्स घूमते फिरते माहिरा की मम्मी के पास गए तो उन्होंने बताया कि दादी जी ने ऐसे ऐसे अनाउंसमेंट कर दिए नीचे, और अनाउंसमेंट होते ही ताई जी ने माहिरा को अपनी गोद में ले लिया। और ताई जी जो है उन्होंने माहिरा को जैसे ही गोद में लिया उन्होंने एक नया नाम निकाल दिया कि मैं इसे सना के नाम से पुकारूंगी, और आज से इसका नाम सना है। अब इस चीज़ के बारे में माहिरा की मम्मी को कोई अंदाज़ा नहीं था, लेकिन शक तो कहीं ना कहीं था
क्योंकि जब भी तीसरे बच्चे के जन्म के टाइम पर जब भी माहिरा की मम्मी की तबीयत ख़राब होती थी तो वहाँ पर ताई जी आ जाती थी फटाफट, और अच्छे बुरे में हमेशा ताई जी खड़ी रही थी। तो मतलब मैं ये कहूँगा कि ताई जी का कभी भी कोई गलत इंटेंशन नहीं था। हालांकि माहिरा ने हमेशा ताई जी को ताई मम्मा करके बुलाया कि ताई मम्मा ने मेरा ध्यान रखा, ताई मम्मा ने मेरा ध्यान रखा। तो उन्होंने बताया कि इनकी जो ताई मम्मा थी वो हमेशा माहिरा की मम्मी के पास रहती थी। जब भी थर्ड डिलीवरी के टाइम पर उनकी तबीयत ख़राब होती थी वो हमेशा उनके पेट पे हाथ फैलाती रहती थी। तो उनकी आंखों में दिखता था कि ये जो तीसरा बच्चा आने वाला है ये मुझे चाहिए, मुझे एक बच्चे की ज़रूरत है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि रिलेटिव्स ने जाकर ये चीज़ माहिरा की मम्मी के सामने बताती तो माहिरा की मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और वो सीधा नीचे आती है और ताई जी के हाथ से अपनी बच्ची माहिरा को छीन लेती है। तो माहिरा की मम्मी ने जब ताई जी के हाथ से अपनी बच्ची को लिया, मतलब माहिरा को लिया, तो सामने सबके रिलेटिव्स के बोल दिया कि मैं अपने किसी भी बच्चे को किसी को नहीं देने वाली हूँ। और दादी जी को ये चीज़ बोल दी कि आप अडॉप्ट करवा लो, लेकिन इस तरीके से किसी माँ से उसका बच्चा मत छीनो। ये सारी चीज़ें जो रिलेटिव्स के सामने हुई ये नहीं होनी चाहिए थी एक तरीके से, क्योंकि रिलेटिव्स को इन सब चीज़ों से क्या मतलब है। उनके लिए तो एक मुद्दा बना हुआ था और वो दावत एंजॉय करने आए थे, लेकिन ये जो लड़ाई झगड़े उन्होंने देख लिया तो उनका बहुत ज़्यादा मन खराब हो गया। अब इन सब चीज़ों को बीतते टाइम नहीं लगा और जब माहिरा 9 महीने की हो गई तो ताई जी बड़े होते हुए माहिरा को देख रही थी और जो ताई जी थी वो उनका ध्यान रखा करती थी। तो ये चीज़ माहिरा की मम्मी को पसंद नहीं आती थी कि ताई जी इतना ज़्यादा ध्यान रखती है। उन्होंने क्या करा, बार बार टोकना शुरू कर दिया और ताई जी ने फाइनली एक डिसीजन लिया जो शायद इस दुनिया का सबसे घटिया डिसीजन था। जब माहिरा 9 महीने की हुई तो ताई जी एक दिन सोने जाती है और अगले दिन सुबह जब सारे रिलेटिव उठाने जाते हैं, क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा था सुबह 5:30 बजे का, तो पता चलता है कि जो ताई जी थी वो उठी ही नहीं। ताई जी के जो भाई थे वो डॉक्टर थे, तो इन्होंने क्या करा, स्लीपिंग पिल्स मंगाई थी उनसे ये बोल के कि मुझे नींद नहीं आती। तो एक पत्ता मंगवा के उन्होंने उसी रात सारा पत्ता खा लिया और वो सुबह उठी ही नहीं। डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर ने साफ साफ अनाउंस कर दिया कि जो ताई जी है वो इस दुनिया में नहीं रही, तो फिर इनको अंतिम विदाई के लिए ले जाया जाए। और फिर जो इनके यहाँ पर रीति रिवाज होते हैं, जो क्रियाक्रम की सारी चीज़ें होती है वो मुस्लिम समाज में, वो सारी चीज़ों के साथ ताई जी को वहाँ पर आखिरी विदाई दी गई। अब यहाँ से एक चैप्टर क्लोज हो गया और दूसरा चैप्टर शुरू हुआ, जिसको सुनने के बाद आपके पक्का रोंगटे खड़े होने वाले हैं, क्योंकि ये चीज़ें अब आगे बढ़ने वाली हैं। अब जब माहिरा 1 साल की हो गई थी तो जैसा कि मैंने बताया कि ताई जी तो इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। तो जब 1 साल की माहिरा हुई तो इस घर में अजीब अजीब से हादसे होने शुरू हो गए। सबसे पहले जिस घर में रहा करते थे उसमें एक बेसमेंट हुआ करता था, जिस बेसमेंट में दादी अपने राशन का सारा सामान रखती थी पूरी जॉइंट फैमिली के लिए। मतलब जॉइंट फैमिली को अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो जाके सीधा बेसमेंट में से सामान ले सकती हैं। लेकिन इस बेसमेंट में अजीब अजीब सी चीज़ें होना सबसे पहले शुरू हुई। राशन के सामान में से राशन ख़त्म होना शुरू हो गया। मतलब अचानक से वहाँ पर जैसे आटे की बात करें तो आटा कम हो जाता था, अगर दाल की बात करें तो दाल कम हो जाती थी, चावल की बात करें तो चावल कम हो जाती थी। तो पहले 2-3 महीनों में तो ऐसा लगा दादी को कि घर में मेहमान आते हैं तो राशन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और इन सब चीज़ों में एक नई चीज़ होना शुरू हुई कि 1 साल जब हो गया था माहिरा को तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। और तबीयत ख़राब होने के बाद जैसे 2 पहले बच्चे ऑलरेडी थे माहिरा की मम्मी को, तो मम्मी उनका भी ध्यान रखती थी, साथ में माहिरा का भी ध्यान रखने की कोशिश करती थी। लेकिन तीनों बच्चों का ध्यान एक साथ रखना पॉसिबल नहीं हो पाती थी। तो कितनी बार ऐसा होता था कि शाम के टाइम पे या दोपहर के टाइम पे या रात के टाइम पे जब माहिरा की मम्मी किचन में खाना बना रही होती थी तो माहिरा को वो हंसते हुए बात करते हुए ऐसा महसूस होता था जैसे कोई ना कोई माहिरा के आसपास है। मतलब एक तरीके से अगर मैं बताना चाहूँ तो माहिरा को अगर आप बेड पर अकेला छोड़ दोगे तो माहिरा बहुत देर तक तो रोती रहती थी, फिर अचानक से वो हंसने लग जाती थी, खेलने लग जाती थी। ऐसा लगता था कि माहिरा किसी के साथ खेल रही है। इनकी मम्मी ने किचन से आके देखा, जब भी वो कोई सामान ले रही होती थी, दे रही होती थी, काम कर रही होती थी, तो अक्सर ऐसा हुआ करता था कि माहिरा पता नहीं किससे बात कर रही होती थी, किसके साथ खेल रही होती थी, हंस रही होती थी, कभी रो रही होती थी। ऐसा लगता था माहिरा के आसपास कोई तो है। और जो माहिरा की मम्मी थी वो आके देखती थी तो कोई भी नहीं दिखता था। फिर इसके बाद फिर नई घटनाएं होना शुरू हुई कि माहिरा अपने मम्मी पापा के बीच में सोती, जो दूसरे भाई बहन थे वो भी मम्मी पापा के बीच में सोते थे। लेकिन जब ये सुबह उठते थे तो ये देखते थे माहिरा वहाँ से गायब है। माहिरा को हर तरफ ढूंढा जाता था लेकिन माहिरा नहीं मिलती थी और आखिरी में फिर पता चलता था कि माहिरा उसी बेसमेंट में खेल रही है जहाँ पर राशन गायब हुआ करता था। अब ये चीज़ बहुत रिपीट होने लगी कि माहिरा हंसती थी, खेलती थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, फिर अचानक से वो खिलखिलाने लगती थी। तो इनकी मम्मी इस बारे में सोचती थी कि यार एक्चुअली हो क्या रहा है और ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो थोड़े दिनों बाद माहिरा की मम्मी को ये चीज़ फील होना स्टार्ट हो गई कि कमरे में किसी की तो प्रेजेंस है जो माहिरा को एंटरटेन कर रही है, मतलब माहिरा को खिला रही है, उठा रही है, बैठा रही है। तो इनकी मम्मी ने एक रात क्या करा, जब इनके पापा वहाँ पर नहीं थे, तीनों बच्चे सो रहे थे, इनकी मम्मी ने हल्की सी आंख बंद करी और इस तरीके से एक्टिंग करने की कोशिश की, थोड़ा सा ड्रामा रचा कि मैं सो गई हूँ।
बट इनकी मम्मी ने जब धीरे से आँख खोली तो ऐसा लगा जैसे आप पेपर पर ड्राइंग बना देते हो, कुछ काले रंग से एक औरत की परछाई। कमरा खुला और वो परछाई अंदर आई। वहाँ पर माहिरा की मम्मी बुरी तरीके से जम गई थी। उन्होंने देखा सामने सामने, अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा वो ताई थी या कौन था, बट माहिरा की मम्मी ने इस चीज़ को देखा। कमरा खुला, कोई अंदर आया और इन्होंने फटाफट से अपनी दुआएं पढ़नी शुरू की। तो वो जो औरत आई थी, मतलब जो लेडी फिगर आई थी, वो एज इट इज़ गेट के वहाँ से भाग के चली गई। अब इस चीज़ के बारे में माहिरा की मम्मी ने दादी को बताया और दादी ने इस चीज़ पर बिलीव नहीं करा, क्योंकि घर में अक्सर पहले जो चीज़ें हो रही हैं उनसे तो निपटा जाए कि राशन कहाँ जा रहा है। इसके बाद आए दिन ये हरकत होती थी कि माहिरा बीच में सोती थी मम्मी पापा के और सुबह गायब हो जाती थी और फिर बेसमेंट में मिलती थी। तो अब 3 चीज़ों का राज बना हुआ था कि बेसमेंट में से राशन कहाँ जा रहा है, माहिरा खेल किसके साथ रही है और बेसमेंट में क्या करने जा रही है, और तीसरा वो जो एंटिटी इनके रूम में आई थी वो थी कौन। जब पर्दा इनके सामने खुला तो इतना मोटा पर्दा था, मैं कह रहा हूँ अगर आप हाथ से हिलाना चाहो, मतलब एक ऐसी दीवार जो आप भी सुनने के बाद हैरान हो जाओगे कि घर के अंदर ऐसी चीज़ें चल रही थी और इन्हें पता ही नहीं चला। कुछ टाइम तक माहिरा की मम्मी ने माहिरा पे पूरा ध्यान रखना शुरू करा और ये बेसमेंट वाली एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई। फिर क्या हुआ, एक चीज़ जो बहुत अनहोनी सी होनी शुरू हुई कि चाचा जो थे वो नाइट शिफ्ट किया करते थे इनके माहिरा के, और चाचा रात को आते थे। जब भी आते थे तो वो देखते थे कि बेसमेंट में से किसी के हंसने की आवाज़ आ रही है। तो चाचा क्या करते थे, बेसमेंट में जाते थे और वो देखते थे कि माहिरा खेलने लग रही है। वो माहिरा को उठाते थे और सीधा कमरे में जाके सुला देते थे माहिरा की मम्मी और पापा के बीच में। अब ये चीज़ माहिरा के मम्मी पापा को पता नहीं था कि ये चीज़ें फिर दोबारा रिपीट होनी स्टार्ट हो गई हैं। तो एक दिन सारे जब शाम को बैठे हुए थे, चाय की चुस्कियाँ चल रही थी, चाय का लुत्फ उठाया जा रहा था, तब चाचा बोलते हैं कि आप माहिरा का ना ध्यान नहीं रखते हो। पता है, ऐसा कोई ही दिन जाता होगा जब मैं नाइट शिफ्ट से वापस आता हूँ और मुझे माहिरा बेसमेंट में ना दिखी हो। अब ये सुनने के बाद माहिरा की मम्मी और पापा के होश उड़ गए कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है। लोग तो बीच बीच में उठ के भी देखते तो इन्हें माहिरा सोती दिखती है। तो माहिरा कब चली जाती है, कब आ जाती है, कौन उसे लाता था, कौन ले जाता था, इस चीज़ के ऊपर से पर्दा कभी हटा ही नहीं। इसके बाद क्या हुआ, एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। जो माहिरा के पापा की मौसी जी थी वो सऊदी में इनके घर से 1.5-2 किलोमीटर दूर रहती थी। अब उनके वहाँ पर कोई फंक्शन था और पूरा परिवार फंक्शन को अटेंड करने के लिए वहाँ पर गया था। जो इनके पापा की मासी थी, वहाँ पर जाने के बाद इन्होंने फंक्शन को अटेंड करा अच्छे से, और फंक्शन अटेंड करने के बाद वहीं पर इनके रुकने की पूरी सुविधा करी गई थी, सारे बंदोबस्त वहीं करे गए थे। तो एक बहुत अजीब सा हादसा हुआ कि जब सब सुबह उठते हैं तो देखते कि माहिरा गायब है। माहिरा को हर तरफ ढूंढा गया, उनके खुद के बेसमेंट में भी देखा गया, छत पे देखा गया, हर फ्लोर पे देखा गया, लेकिन माहिरा वहाँ पर नहीं मिली। अब माहिरा की जो मम्मी थी वो इस चीज़ को लेकर कंफर्म थी कि रात को बच्चा कोई उठा के ले गया और मिसिंग कंप्लेंट करने की पूरी तैयारी चल रही थी। तभी अचानक से इनके पापा बोलते कि रुक जाओ, घर में मामा जी नहीं है। तो ऐसा लग रहा था कि मामा जी सुबह 5:30 बजे वाली नमाज़ पढ़ने के लिए कभी कभार बच्चों को अपने साथ लेके चले जाते थे पास वाली दरगाह में। तो इन्हें लगा मामा जी लेके गए हैं। इन्होंने मामा जी को फ़ोन मिलाया। मामा जी ये बताते कि मैं अपने साथ किसी को भी नहीं लेके आया हूँ, मैं तो अकेला आया था। तो माहिरा गई कहाँ थी। फिर दादी जो थी किसी काम से अपने घर जाती है 2 किलोमीटर दूर, तो उन्हें पता चलता है कि बेसमेंट में माहिरा खेलने लग रही है, बट किसके साथ खेल रही है ये नहीं पता। फिर दादी जी का फ़ोन आता है और वो बताती है कि ऐसे ऐसे माहिरा जो है बेसमेंट में खेल रही थी और मैं उसे लेके वापस आ रही हूँ। घर में हड़कंप मच गया कि 2 किलोमीटर दूर माहिरा अपने आप गई कैसे या कौन लेके गया था। तो इन्होंने सीसीटीवी चेक करवाने शुरू करे और सीसीटीवी में इन्होंने जो देखा उसके बाद इन्होंने सऊदी छोड़ दिया। सीसीटीवी में जब इन्होंने देखा तो इन्होंने देखा कि कोई एक 8-9 फीट की फीमेल एंटिटी जो माहिरा को हवा में लेके जा रही थी, मतलब अपनी गोद में लेके जा रही थी। बस वो एक फिगर दिखी सुबह 5:30 बजे की, जो बहुत ब्लर फिगर थी। वहाँ से माहिरा के मम्मी पापा को पता चल गया कि कोई है जो माहिरा के साथ रह रहा है, लेकिन वो दिख नहीं रहा, बट अपने होने की मौजूदगी पूरी तरीके से एहसास करवा पा रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने सऊदी छोड़ दिया क्योंकि नाना जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो हैदराबाद में रहते थे। अब माहिरा अपनी फैमिली के साथ हैदराबाद में रहती है, लेकिन आने का हैदराबाद में कैसे प्लान बना। जब भी ये लोग नाना जी की तबीयत के लिए हैदराबाद के लिए प्लान करते थे, या तो इनके पैसे गायब हो जाते थे या घर का सामान गायब हो जाता था, जैसे पासपोर्ट वगैरह गायब हो जाते थे। तो ये बहुत अर्जेंट एक सीन हुआ जहाँ पर नाना जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और इन्होंने तत्काल बेसिस पे अपने पासपोर्ट वगैरह बनाए, अपने पैसे इकट्ठे करे और ये हैदराबाद से वापस आ गए। हैदराबाद से जब ये लोग वापस आए तो सारी चीज़ें शांत होने लगी, लेकिन जैसे कि जो मौसी जी थी, जो मतलब इन्हीं की बहन थी, माहिरा की मम्मी की बहन थी, वो घर पे थी और वो एक हाफिज़ थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा अपने अल्लाह पे यकीन रखती थी। जब ये हैदराबाद वाले घर पे आए तो माहिरा उस टाइम पर 1.5 साल की थी। जो हाफिज़ मौसी थी इनकी बहन माहिरा की मम्मी की, वो सुबह 5:30 बजे उठ के नमाज़ पढ़ती थी। जब वो सुबह 5:30 बजे उठती हैं तो वो देखती हैं कि कमरे में जहाँ पर वो नमाज़ पढ़ रही हैं, वो इधर उधर जब देखती हैं तो उन्होंने देखा कि कमरे में लंबे लंबे 4 आदमी आए जो पता नहीं किसे ढूंढ रहे थे और उनके साथ कुछ बच्चे भी थे। और वो सीधा माहिरा की मम्मी के पास पहुंची बताने के लिए उन्हें कि मैंने क्या देखा, लेकिन वहाँ जाने के बाद इन्हें एक अलग झटका लगा
जब माहिरा की मम्मी को उठाया गया तो देखा माहिरा फिर दोबारा गायब है। अब हर जगह ढूंढा गया तो पता चला कि माहिरा बालकनी में खड़ी होकर नीचे देख के, मतलब एक बच्ची जो 1.5 साल की, वो नीचे देख कर ऐसा लग रहा है किसी से बात कर रही है। ये बहुत ज़्यादा डर गए तो इन्होंने क्या करा, एक मौलवी से बात करी। हैदराबाद में एक मौलवी को ढूंढा गया और वो मौलवी आए। तो वो मौलवी देखते हैं माहिरा को, और माहिरा को देख के इधर उधर देखते हैं और साफ साफ बता देते हैं कि अभी भी यहाँ पर बहुत सारी ऐसी एंटिटीज़ है जो माहिरा को ले जाने की कोशिश कर रही हैं। तो जब ये लोग पूछना शुरू करते हैं कि क्या है, क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, तब वो मौलवी बताते हैं कि हुआ क्या है कि इनकी ताई जी जो है उन्होंने खुद को ख़त्म करा था। तो माहिरा की मम्मी बोलती है हाँ, इनकी ताई जी ने खुद को ख़त्म करा था। उसके बाद बताया गया कि जो दादी वाला जो बेसमेंट है वहाँ से राशन गायब हो जाते हैं और वहाँ पे से कोई ना कोई हंसने खेलने की आवाज़ आती रहती है। तो इन्होंने बताया कि हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ पर कोई ना कोई हलचल लगी रहती है। तो वो मौलवी बताते कि एक्चुअली है क्या, दादी का जो बेसमेंट है सऊदी वाले में, वहाँ पर पूरी एक जिन की फैमिली रहती है और माहिरा उन बच्चों के साथ, मतलब उन जिन की फैमिली में जो बच्चे थे उनके साथ जाके खेलती थी। वो तो जो जिन है वो माहिरा को कब से ले जाने की अपने साथ कोशिश कर रहे हैं, बट जो इनकी ताई माँ है, मतलब जो ताई जी है, वो इसे प्रोटेक्ट कर रही है उन जिन की फैमिली से। अब जब ये लोग यहाँ पर आ गए हैदराबाद में तो वो जिन की फैमिली ढूंढती ढूंढती यहाँ तक आ गई, क्योंकि उनके बच्चे बार बार जिद कर रहे हैं कि हमें माहिरा के साथ खेलना है। अब ये सुनने के बाद इनके जो है ज़मीन खिसक जाती है पैरों तले कि भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये तो इन्होंने फिल्मों में सुना है कि जिनकी फैमिली होती है। तो मौलवी कंफर्म करते कि मैं आपको 100% श्योर बता सकता हूँ कि वहाँ पर जिन का परिवार रह रहे हैं और वो अभी भी रह रहे हैं। आप अपनी दादी से पूछेगा, उन्हें पता होगा। तो जब दादी जी से पूछा गया तो दादी ने ये चीज़ हाईलाइट की कि मेरे को थोड़ा तो अंदाज़ा था कि हमारे बेसमेंट में कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन ये नहीं पता था कि वहाँ पर जिन का परिवार रहता है। अब ये लोग हैदराबाद से रिक्वेस्ट करते हैं दादी को कि आप सब कुछ छोड़ के यहाँ पर आ जाओ, लेकिन दादी ये बोलती कि ऐसा है, मैंने बहुत पैसा लगा के, बहुत पैसा जोड़ के घर बनाया, मैं अपने घर को नहीं छोड़ूंगी। तो दादी के साथ कुछ परिवार है जो वहाँ पर रह रहे हैं और ये लोग जो है हैदराबाद में शिफ्ट हो गए, जहाँ पर ये हैदराबाद में ही रह रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें जब पता चली तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए जो मौलवी आए थे उन्होंने एक ताबीज़ दिया माहिरा के लिए और ये बताया कि ये ताबीज़ रक्षा करेगा, बट ये ताबीज़ उतरना नहीं चाहिए। तो जब माहिरा 8-9 साल की हो गई थी तो चाचा जी कहीं घुमाने लेके गए थे माहिरा को और वो ताबीज़ अपने आप उतर गया। अब माहिरा के साथ ये चीज़ें बहुत आम तौर पे होती है जहाँ पर उन्हें फील हो जाती है कि एंटिटीज़ उनके आगे पीछे, लेकिन उनकी ताई जी आज भी उनकी रक्षा कर रही हैं, क्योंकि उनकी ताई जी का मानना है कि वो माहिरा नहीं है, वो सना है, वो उनकी बेटी है और वो हमेशा उनका ध्यान रखेगी। ये चीज़ तो मौलवी ने भी बताई थी कि जो ताई जी हैं वो हमेशा माहिरा का ध्यान रखेगी, क्योंकि उनकी नज़र में ये उन्हीं की बेटी है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट है जो माहिरा ने बताया कि उसके बाद भी होते आए हैं, जो कि मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि शायद बताते हुए उन्हें काफ़ी डर लग रहा था, क्योंकि रात को उन्होंने हमसे रिकॉर्डिंग शेयर की है और अपनी बुआ जी के साथ बैठ के उन्होंने एक एक चीज़ बारीकी से पूछी, फिर हमें कंफर्म करा, अगर वो कहीं गलत होती थी फिर दोबारा बुआ जी से कंफर्म करती थी, फिर बताती थी। अब देखिए सेकंड थर्ड जो भी पार्ट आता है उसका हमें इंतजार रहेगा, जहाँ पर माहिरा बताएंगी कि उसके बाद क्या हुआ और अभी उनके साथ क्या क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ से मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन जो निकल के आता है, हर आत्मा बुरी नहीं होती, हर आत्मा ज़रूरी नहीं है कि आपके बुरे में ही हो, कुछ आत्माएं आपको बचाती भी है। जैसे पूर्वज की हम बात करते हैं, पितरों की बात करते हैं, जब हमारे पितृ इस धरती को छोड़ के जाते हैं पितृ योनि में, तब हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी होती है, जैसे श्राद्ध का टाइम होता है तो श्राद्ध पर हमें उनका ध्यान रखना चाहिए, उनका पिंडदान, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आज की जनरेशन नहीं जानती, अपनी कुल देवी देवताओं के बारे में नहीं जानती, जिन्हें जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके पितृ, आपके बड़े जो इस दुनिया में नहीं है, वही आपकी रक्षा करेंगे। आपके कुल देवी देवता, आप जिनको मानते हैं भगवान, उनकी हमेशा पूजा कीजिए, उनका सम्मान रखिए, वही आपको बचाने वाले हैं। इसके बाद हमेशा से जो मेरी रिक्वेस्ट होती है, जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को पहुंचा दीजिए वहां तक जहां तक आपको पहुंचाना है, जहां तक आपको सही लगता है। इसके बाद दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, उसको भी जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो अपनी आप बीती बताते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जो उनके साथ हुई है या उन्होंने कहीं सुना है। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे भी अपनी चीज़ें बतानी है, मेरे साथ कुछ हुआ है, तो ये यूएसपी हमारे उस चैनल की, जहाँ पर हम गेस्ट के साथ सब्सक्राइबर कोई बुला रहे हैं, कभी आपको लगता है आपके साथ कुछ हुआ है, तो सबसे पहले उस चैनल का सदस्य बनने के लिए मैं आपको प्रक्रिया बताता हूँ। जो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए अक्षय भाई मैं आना चाहता हूँ पॉडकास्ट में, दिल्ली में हमारा सेंटर है। टीम एक बार रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, हम कैमरे पे बैठेंगे, जनता के सामने कुछ ऐसी चीज़ें लेके आएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जहाँ पर किसी गलती किसी की सीख बन पाए। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। प्रक्रिया बिल्कुल सेम है, स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर है। जितना ज़्यादा हो सके इंस्टाग्राम यूट्यूब को ऐसे ही प्यार देते रहिए।
रही है। अब हम स्पॉटिफाई पर अवेलेबल हैं, तो आप बिना रुके वहाँ पे जाके हमारी कहानियाँ सुन सकते हैं। जब आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो देखें, अगर आपको आवाज़ का लुत्फ़ उठाना है तो आप जाके वहाँ पे सुन सकते हैं। इसके बाद इसी तरीके से माँ बाप से प्यार बना के रखिए, कभी उनसे पूछिएगा मत आपने हमारे लिए किया क्या है, क्योंकि उन्होंने बहुत मुद्दतों से, शिद्दतों से आपको मांगा और आपकी परवरिश करके आपको इतना बड़ा करा है। तो अब आपकी जिम्मेदारी है उनका ध्यान रखने की। भाई बहनों को साथ रखिए, छोटी छोटी चीज़ें बताते रहिए, कैसे टोटके उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं, कैसे दिया हुआ खाना उन्हें बर्बाद कर सकता है। टिल देन जितना ज़्यादा हो सके हमारी वीडियो से सीखिए, उन्हें शेयर कीजिए और नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। जैसे कोई नीचे ठहर के आपको बुलाता है ना, आओ टाटा हाय है, तो मैं वैसे ही कर लेते हुए बालकनी में ठहरी तो मम्मा मेरे को एक चीख के साथ उन्होंने चीख के अंदर ले लिए, कर लिए। वो जिनकी पूरी फैमिली आपके बेसमेंट में रह रही है, आपका राशन जाना, आपकी बच्ची वहाँ खेलना, उनके भी बच्चे वो हैं। आत्मा ऐसे किसी बच्चे को या अपने दोस्तों को खेलने को बुला रही कि आओ मेरे साथ खेलो। अब ये था कि रात को तो घर के बाहर जाना ही नहीं। तारा अगर दिख गई तो मतलब वो नहीं छोड़ेगी। वो पूरे गांव में मतलब रोते रोते चलती थी और बोलने लगी कि तुम में से किसी ने मेरे को बचाया नहीं, तुम तो मेरे दोस्त थे, ये वो सो। और वो ना एक वुल्फ होता है ना, भेड़िया, उसकी आवाज निकालने लगी, रोने लगी उसकी तरह। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे वो ज़िंदगी भर अपने ऊपर से हटा ना पाए। बचपन तो आपने भी जिया होगा, बचपन की यादें इंसान अपने दिमाग से कभी हटा नहीं सकता। बचपन के दोस्तों के वो नाम, वो हरकतें, वो खेलना कूदना, मस्ती करना। आज के टाइम पर आप अपने बचपन को याद करते हो तो चेहरे पे अपने आप एक स्माइल आ जाती है। बचपन एक ऐसी ज़िंदगी थी जहाँ पर हमें खुली किताब की तरह छोड़ दिया जाता था। अपने दोस्तों के साथ हम खेला करते थे, कहीं भी निकल जाया करते थे। अलग अलग गेम, खो खो, गिल्ली डंडा, क्रिकेट, फुटबॉल, किसी भी टाइम पर कोई भी रोक टोक नहीं थी। माँ बाप भी पूरी आज़ादी दिया करते थे। लेकिन आज की जनरेशन का हाल देखिए, सुबह उठे तो फ़ोन, दोपहर में फ़ोन, शाम को फ़ोन। कितनी ही ऐसे बच्चे रह गए जो अपने घर जाके बाहर खेलते हैं। बस एक चीज़ इमेजिन कीजिए कि बचपन में आपने कभी ये चीज़ महसूस नहीं की होती कि आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट होने वाला है या हो चुका है। बचपने में हम ये सारी चीज़ें इस तरीके से इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उस बारे में हमें पता ही नहीं होता है। जब तक हमें पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है। बचपने में हमने ये नहीं सोचा होता कि अगर इस पेड़ के नीचे हम टॉयलेट कर देंगे तो ऊपर कोई भ्रम राक्षस भी रहता होगा। कभी ये नहीं सोचा होता कि इस जगह पर हम कोई गंदगी फैला देंगे तो शायद वो जिन का घर भी हो सकता है। लेकिन इमेजिन कीजिए कि बचपन में आपकी फैमिली से आपको इतना टॉर्चर मिला हो कि आपने कोई ऐसा कदम उठा लिया जिसकी वजह से आप आज जिस गाँव में रहते हो उस गाँव में आपके अलावा कोई नहीं रहता। मतलब आपकी स्पिरिट घूमती है उस गांव में और वो गांव पूरा वीराना हो चुका है। आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है, यह मैं अदिति ने बताया है। ये पूरा रियल इंसिडेंट अदिति के नानी जी के साथ हुआ था आज से 40 से 45 साल पहले। तो मान लेते हैं ये 1975 या 1980s की घटना रही होगी। इनकी नानी की उम्र तब 13 साल थी। इनकी नानी उत्तराखंड के अल्मोड़ा के आसपास के गाँव के रहने वाली है। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम अदिति की नानी के बारे में जान लेते हैं। अदिति की नानी के परिवार में सिर्फ 4 सदस्य थे, मम्मी पापा, अदिति और उनकी छोटी बहन। उनकी एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी उस टाइम पे जिनका नाम था तारा। एक ऐसी बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ घूमना, उठना, बैठना, हमेशा आसपास रहना लगा रहता था। नानी जी की जो दोस्त थी तारा, उनके परिवार में 7 सदस्य थे, पापा, मम्मी, दादी और 4 बच्चे। तारा उनमें सबसे बड़ी थी। तारा की एक छोटी बहन आती थी और उससे 2 छोटे भाई और थे। अब अदिति की नानी की ज़िंदगी में ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी कि वो अपनी दोस्त तारा के साथ पूरे दिन खेला करती थी, खेत में काम किया करती थी, आना जाना, बाहर से लकड़ियाँ काटना या फिर उपले बनाने, ये सारी चीज़ें बहुत कम उम्र में ये लोग किया करते थे। 12-13 साल में इन लोगों ने ये सब कुछ सीख लिया था। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के गाँव में इनका घर बहुत हाइट पे हुआ करता था, पहाड़ पे। आसपास बहुत ज़्यादा चहल पहल हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे शाम हुआ करती थी वैसे वैसे अंधेरा बहुत घना हो जाता था
और शाम को घर वालों को बाहर निकलने के लिए मना किया जाता था, खासकर बच्चों को। उत्तराखंड अल्मोड़ा के उस गांव में ना ही इलेक्ट्रिसिटी का कोई कनेक्शन था और ना ही आने जाने की बहुत सारी सुविधाएं थी। एक चीज़ थी जो अदिति की नानी जी ने अदिति को बताया कि तारा के घर में हमेशा उनकी मम्मी और उनकी दादी की बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ करती थी। छोटे छोटे मुद्दों पे लड़ाई हो जाया करती थी कि आज यहाँ से साफ़ नहीं करा, आज खाने में ये बना है, खाने में मसाले कम है। हर घर में किसी न किसी बात को लेके कोई ना कोई लड़ाई होती है सास और बहू में। तारा इस चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रगल झेलती थी। तारा को ये चीज़ बहुत सताती थी कि जहाँ पर उनके पापा लखनऊ में जाके काम कर रहे थे, उनके पापा इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे उनके घर में, जहाँ पर वो 4 बच्चे थे, वो अपनी मम्मी और अपनी दादी की लड़ाई देखा करते थे। फिर भी तारा इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा पर्सनल ले लेती थी। घर में जो हुआ करता था उसकी खबर कभी पापा जी तक गई ही नहीं, क्योंकि वो लखनऊ में रहा करते थे और वहाँ की फ़ोन की सुविधाएं बहुत कम हुआ करती थी। तो कभी पापा जब आया करते थे तो घर में माहौल इस तरीके का रखा करता था कि कभी लड़ाई हुई ही नहीं। लेकिन तारा इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा जूझ रही थी। होता क्या था, बच्चे पिस जाया करते थे मम्मी और दादी की लड़ाई में। हालांकि तारा अपनी दादी से बहुत ज़्यादा क्लोज थी। जो दादी थी वो तारा के साथ इस तरीके से रहा करती थी कि वही उनकी मम्मी है। शायद ये भी तारा की मम्मी को गवारा नहीं था। जिस तरीके से तारा अपनी दादी के साथ टाइम स्पेंड किया करती थी, उनकी मम्मी को ये चीज़ थोड़ी खलती थी कि मेरी बच्ची मेरे साथ टाइम ना स्पेंड करके दादी के साथ टाइम स्पेंड करती है। हालांकि जो दादी थी उन्हें तारा ही शुरू से बहुत पसंद थी। एक दिन क्या हुआ, जो अदिति ने मेंशन करा कि अक्षय भाई, जो तारा थी उनके घर में उनकी मम्मी और दादी की बहुत गंदी वाली लड़ाई हुई। इतनी ज़्यादा गंदी लड़ाई हुई कि उनकी जो दादी थी उन्होंने अपना सारा सामान पैक करा और वो पता नहीं कहाँ को निकल गई। जब तारा को ये चीज़ पता चली कि उनकी दादी जो है घर छोड़ के चली गई, तारा उनको ढूंढती रही, भटकती रही। कम से कम 1-1.5 घंटा वो भटकती रही, अलग अलग खेतों में, अलग अलग जंगल के हिस्सों में। अब वो अपनी दादी को ढूंढती रही। उन्हें यही नहीं पता चला कि उनकी दादी कहाँ चली गई है। उस टाइम पर अदिति की जो नानी थी वो अपने घर पे थी। उन्हें भी इस चीज़ के बारे में नहीं मालूम था कि 4 घर छोड़ के इतना सब कुछ विवाद हो चुका है। तारा उस टाइम पर अपनी दादी को अलग अलग जगहों पर ढूंढ रही थी। इसके बाद क्या हुआ, गाँव में अजीब सा हल्ला मच गया। अब हुआ क्या, जहाँ पर तारा की दादी को सब ढूंढ रहे थे, वहाँ पर अब तारा को ढूंढना शुरू कर दिया। क्योंकि 1-1.5 घंटे बाद तारा की जो दादी थी वो अपना सामान लेकर घर पे आ गई थी, लेकिन अब तारा गायब थी। और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन क्रिएट हो गया था कि तारा अचानक से कहाँ चली गई। 1-1.5 घंटा होने के बाद सारे गांव वाले ढूंढने निकलते हैं और कोई भी तारा को नहीं ढूंढ पाता। जब सारे तारा की खोजबीन में लगे हुए थे, तारा किसी को भी नहीं मिली। वहाँ पर उनके जो भाई बहन थे उनको पता था कि जब भी तारा किसी भी चीज़ से शिकार होती है, मतलब जब भी उनको डिप्रेशन होता है या फिर उनको ऐसा लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो वो अपने घर से 1-आधे किलोमीटर दूर एक नहर के पास एक पेड़ है, वहाँ जाके बैठ जाया करती थी। तो घर के जितने भी बच्चे थे, मतलब तारा के जो छोटे भाई बहन थे, वो घर से बाहर निकलते हैं और घूमते घूमते उसी लोकेशन पे पहुंचते हैं। और वो जिस हालत में तारा को देखते हैं, उनको समझ ही नहीं आया कि तारा को हुआ क्या है। उन्होंने देखा कि तारा एक पेड़ पे लटकी हुई है, मतलब उन्होंने खुद को ख़त्म कर लिया है। बच्चे घर पे भागे भागे वापस आते हैं और अपनी मम्मी को बताते कि मम्मी, दीदी ने ऐसे ऐसे पता नहीं वहाँ पर खुद को रस्सी से झुला लिया है, तो चल के एक बार देख लो। ये चीज़ जब इनकी मम्मी को पता चलती है तो इनकी मम्मी भागती है और जब पेड़ के पास पहुंचती है तो तारा को इस सिचुएशन में देखने के बाद उनकी जो हालत हुई, एक्चुअली में उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। ये चीज़ मेरे पास रिकॉर्डिंग में आई थी और ये बहुत दिल दहलाने वाली बात है कि एक माँ को फ़र्क नहीं पड़ा कि उसकी बच्ची इस तरीके से पेड़ पर झूल रही है। तारा इस दुनिया में नहीं रही थी। उनकी मम्मी ने जब इस चीज़ को देखा तो वहाँ पर और भी बच्चे खड़े थे, जिन्होंने बाद में नानी जी को बताया कि मम्मी को फ़र्क ही नहीं पड़ा। उनकी मम्मी ने बच्चों को अपने साथ लिया और सीधा घर पे वापस आ गई और दादी को बता दिया कि तुम्हारी जो बच्ची है जाके वहाँ पे लटकी हुई है, जाके देख लो, और हो सके तो उसे वहाँ से उठा के भी लेके आ जाना। दादी को जब ये चीज़ पता चली तो दादी बुरी तरीके से टूट गई। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, ऐसा लगा कि जो तारा की मम्मी उन्हें छेड़ने के लिए, उन्हें तंग करने के लिए बात बोल रही है। लेकिन जब दादी को पता चला, दादी जिस हिसाब से घर में से भागी, जो गांव के लोग थे वो समझ चुके थे कि कोई बहुत बड़ी चीज़ हो चुकी है। वो गांव के कुछ लोग थे जो दादी के पीछे पीछे जाना शुरू करते हैं और दादी कम से कम उनसे 500 मीटर आगे थी। दादी जैसे ही तारा को उस हालत में देखती है, दादी ने क्या किया, सीधा रस्सी डाली और खुद को उसी चौतरे पे कुछ हाइट पे लटका के उन्होंने भी वही कोशिश की जो तारा कर चुकी थी। बट गांव वालों ने जब इस सिचुएशन में दादी को देखा कि वो भी अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश कर रही हैं, तो दादी को उस जगह से उतार लिया गया। लेकिन तारा को वहाँ पे झूलते हुए कम से कम 1-1.5 घंटा हो गया था, तो तारा इस दुनिया में अब रही नहीं थी। अफसोस मनाया गया, लेकिन वो अफसोस कहीं से कहीं तक तारा की मम्मी के चेहरे पर नहीं दिख रहा था। दादी तो बुरी तरीके से टूट चुकी थी। जब ये चीज़ पापा तक पहुंची, बड़ी मुश्किल से उन तक ये चीज़ पहुंचाई गई थी। पापा जब आए तो वो बहुत बुरी तरीके से टूट गए थे। घर का एक सदस्य कम हो चुका था और इसका सीधा सीधा फ़र्क
जो अदिति की नानी जी थी उन पे पड़ा, और उनके साथ साथ सारे गांव के जितनी भी लड़कियां थी, बच्चे थे, उन सब पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ चुका था। जिस तरीके से एक बच्चे के लिए क्रिया की जाती है वैसे तारा के लिए वो सारी क्रिया की गई थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको सदमा देने वाली है। गांव में अलग अलग जगह पर बच्चों ने ये बताना शुरू करा कि जब भी हम कहीं जाते हैं लकड़ी लेने, घास काटने या फिर कुछ भी फल इकट्ठे करने जाते हैं तो हमें तारा महसूस होती है। चाहे दिन का टाइम हो चाहे रात का टाइम हो, हमेशा गांव में ये चीज़ बहुत बुरी तरीके से फैलने लगी कि तारा अलग अलग जगह पर देखी गई है। तारा जो थी उनकी एक खासियत थी, उस टाइम पर वो एक चप्पल पहना करती थी जो रबड़ की चप्पल थी, जो ग्रे कलर की आया करती थी। आज भी वो आती है लेकिन वो गाँव में मिलती है। जब तारा चले करती थी तो पट्टे पट्टे चलने की आवाज़ आती थी, और ऐसा ही उस गांव में हर तरफ होने लगा। जब भी गांव वाले अपने घर में हुआ करते थे तो बार बार ऐसा लगता था जैसे तारा उनके घर के सामने से अभी निकल के गई है। गांव में अलग अलग जगह पर रात के टाइम पर तारा की रोने की आवाज़ आती थी। ऐसा लगता था जैसे तारा अपने होने की प्रेजेंस फील करवा रही है। गाँव में ये मुद्दा इस तरीके से उछल गया कि ये जनता तक तो पहुंचा लेकिन वहाँ के सरपंच तक भी पहुंच गया। जब ये चीज़ सरपंच तक पहुंची तो सरपंच वहाँ के पटवारी थे और उन्होंने इस चीज़ को पूरे अच्छे से देखा, पूरे मुद्दे पर ध्यान दिया। तो उन्होंने जनता के सामने अनाउंस किया कि तारा की जो चीज़ें हैं वो सामने निकल के आ रही है। वो बच्ची घरेलू मामले में दब के रह गई, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी। और जिस तरीके से घर वालों से बात की गई थी तो बताया गया दादी मम्मी की बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ करती थी, जिस वजह से बच्ची ने ये स्टेप उठाया था। तो जो पटवारी थे, सरपंच थे, उन्होंने इस फैसले को लिया कि जब जागर लगेगा तब हम देखेंगे कि बच्ची की आत्मा को कैसे शांति पहुंचाई जा सकती है। लेकिन अभी इस मुद्दे को हम यहीं रफा दफा करते हैं। और ये सलाह दी गई कि जितने भी बच्चे हैं वो शाम को बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन बच्चों को कौन रोक सकता है, वहाँ पर लाइट की कनेक्टिविटी तो थी नहीं। लेकिन जब भी शाम हुआ करती थी तो बच्चे बाहर खेलने निकला करते थे। कभी वो पिट्ठोग्राम खेलते थे, कभी गुल्ली डंडा खेलते थे। तो हमेशा ऐसा होता था कि पेड़ के पीछे से हमेशा किसी लड़की की, बच्ची की चिल्लाने की, रोने की आवाज़ें आती थी और वो यही बोलती नज़र आती थी कि मुझे भी खिला लो। जब ऐसा कुछ होता था तो गांव के बच्चे भाग के सीधा घर में घुस जाते थे और गांव के हर घर के बाहर ऐसा होता था, गेट खटखटाने की आवाज़ आती थी और रोने की आवाज़ आती थी। और जो रोने की आवाज़ होती थी वो इतनी खौफनाक हुआ करती थी जैसे कोई भेड़िया रो रहा है। और ये चीज़ें जिस तरीके से गाँव में फैलने लग रही थी, गाँव में अब घर खाली होना शुरू हो गए थे। मतलब धीरे धीरे लोगों ने अपने आप को वहाँ से शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। पूरे गाँव में दहशत का माहौल था। हर जगह पे सिर्फ एक ही बात आती थी कि कल रात को तारा को वहाँ देखा गया था, कल रात को तारा को उस पेड़ के पीछे देखा गया था, कल रात को तारा को उस जगह पर बैठ के रोते देखा गया था। घर वाले और गांव वाले सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। सबको बस इस चीज़ का इंतज़ार था कि कब जागर लगेगा और कब सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। एक वक्त ऐसा आया जब सर्दियों का टाइम था और ये सारी चीज़ें गांव वालों के सामने बिल्कुल साक्षात हो गई। सर्दियों का टाइम था, दिसंबर जनवरी का, और जो तारा की नानी थी और परदादी थी वो आ रखी थी घर में इस अफसोस को जताने के लिए कि तारा के साथ क्या हुआ है। सब आग जला के बैठे हुए थे, गेट को बंद कर रखा था और सबने शॉल ओढ़ रखी थी। सब हाथ जो है सेक रहे थे। तभी अचानक से रात के 9:30 बजे होंगे और अचानक ऐसा लगता है कि गेट के बाहर कोई आया है। गेट के बाहर आवाज़ें आने लगती है, वही पट्ट पट्ट चलने की, और अचानक से आवाज़ आती है कि किसी ने मुझे नहीं बचाया, मैं वहाँ लटकी रह गई, मुझे किसी ने नहीं बचाया, अब मैं सबको लेके जाऊंगी। जब ये आवाज़ आई तो तारा के घर में जितने भी बच्चे थे वहाँ पर जो आ भी रखे थे वो बुरी तरीके से सहम गए। वहाँ पर आवाज़ इसी तरीके से चलती रही कि मैं लटकी रही, मैं चली गई, मुझे किसी ने बचाया नहीं। ये सुनने के बाद जो वहाँ पर जितने भी बड़े बुजुर्ग आ रखे थे उनमें से एक औरत उठी, चाहे वो परनानी रही हो, दादी रही हो, चाहे बड़ी वाली दादी रही हो। वो अपने हाथ में एक मशाल लेती है और गेट के पास जाके बोलती है कि चली जा यहाँ से, अब तू इस घर की सदस्य नहीं रही है, तूने इस घर को त्याग दिया है, चली जा इससे पहले कि मैं यहाँ पर तेरे ऊपर मशाल फेंक दूँ। उन्होंने जैसे गेट खोला सबको दिखा कि कोई एक शैडो वहाँ से भागती हुई गई है। उनकी जो परनानी या दादी थी वो हाथ में मशाल लेके आगे बढ़ती रही और एक चौराहे के पास जाके उस मशाल को फेंक दिया। जब मशाल को फेंका तो मशाल में आँच बहुत कम थी, वो बुझी। तभी एकदम से वहाँ पर गांव वालों ने देखा, जो आगे पीछे गांव वाले खड़े थे, कि एक बच्चे की एंटिटी वहाँ खड़ी थी जो बोल रही थी, आओ ना खेलो ना मेरे साथ, मैं खिलाऊंगी ना सबको, मेरे साथ खेलो प्लीज, मेरे को अकेला मत छोड़ो। जैसे ही गांव वालों ने आवाज़ सुनी उनके बुरे हाल हो चुके थे। गांव वाले फटाफट अपने अपने घर में चले गए। घर में जाने के बाद अब ये जो टॉपिक था ये बहुत आग पकड़ चुका था कि अब क्या करा जाए। अलग अलग पंडितों से बात की, तांत्रिकों से बात की, लेकिन वहाँ पर फिर भी जो जागर लगना था उसी में सारे सॉल्यूशंस निकलते थे, क्योंकि वहाँ पर देवी देवता आते थे या फिर घर के जो मृत लोग आते थे और वो बताते थे कि हमें क्या स्थान दिया जाए। अब जिस तरीके से गाँव वाले इंतज़ार कर रहे थे कि भाई कोई चीज़ का समाधान मिलेगा या कुछ ऐसा होगा, बहुत देर हो चुकी थी जब तक वो आत्मा किसी अलग ही श्रेणी में निकल चुकी थी। गांव में ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें तारा के रोने की आवाज़ नहीं आया करती थी।
गांव में अक्सर अब जो औरतें थी बड़ी उम्र की और जो आदमी हुआ करते थे बड़ी उम्र के, वही निकला करते थे। बच्चों को घर में रहने के लिए पूरी तरीके से बोल दिया गया था। कुछ वक्त बीता जब तारा की जो बुआ जी थी वो सर्दियों के टाइम पे उनके घर आ रखी थी, और इस चीज़ के बारे में जो उनके पापा थे उन्हें पता चला तारा के, तो उन्होंने भी कुछ टाइम की छुट्टी ली और लखनऊ से वो अपने घर अल्मोड़ा गाँव में अंदर वापस आए। तो अपने साथ वो रेवड़ी लेके आए थे, और रेवड़ी जो थी वो तारा को बहुत ज़्यादा पसंद थी। जब वो रेवड़ी लेके आई तो घर में सबने रेवड़ी खाई। तो उसी रात जो बुआ आई थी उनके सपने में तारा आती है और बोलती है कि मेरे पापा रेवड़ी सबके लिए लेके आए, मैं कैसे खाऊंगी बुआ? बुआ आप सब खाओगे, मेरा क्या होगा बुआ? मेरे को भी रेवड़ी खानी है बुआ। ये सपना उनकी बुआ ने देखा और वो पूरी रात सो नहीं पाई। सुबह बुआ उठी और उन्होंने तारा के पापा को ढूंढना शुरू करा। वो किसी काम से बाहर गए थे। जब वो रात के टाइम पर घर में घुसे तो बुआ ने बताया कि ऐसे ऐसे तारा मेरे सपने में आई थी और वो रेवड़ी मांग रही थी और वो बोल रही थी कि मुझे किसी ने बचाया नहीं, मैं चली गई, मैं इस चीज़ का बदला लूँगी। तो पापा जो थे तारा के वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने क्या करा, एक रेवड़ी का पैकेट उठाया और घर के पीछे जो बिल्कुल गहराई वाला हिस्सा था जहाँ पर ज़्यादातर तारा के रोने और बिलकने की आवाज़ें आती थी, वहाँ पर एक रेवड़ी का पैकेट फेंका और ये बोल दिया कि ये ले, तेरे बदले की चीज़ तुझे मिल गई, अब हम सबको तंग करना बंद कर दे और यहाँ से चली जा। कुछ ही सेकंड बीते थे, बुआ भी वहीं खड़ी थी, दादी नानी सब वहीं खड़े थे। अचानक से वहाँ पर ऐसी आवाज़ आती जैसे रेवड़ियों को कोई खा रहा था। साथ साथ वहाँ पर तारा की आवाज़ आ रही थी जैसे कोई भेड़िए की आवाज़ में बात कर रहा हो कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं सबको लेके जाऊँगी, मुझे तंग मत करो, मैं यहीं रहूँगी, मुझे किसी ने नहीं बचाया, मैं किसी को कुछ कह थोड़ी रही हूँ, मैं यहीं रहूँगी, मैं यहीं रहूँगी। जिस तरीके से आवाज़ें आ रही थी सुन के सब बहुत घबरा गए थे। सब अपने अपने घर में पैक हो गए और पूरा गांव दहल चुका था इन सब चीज़ों से। आप मानोगे नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 60% घर जो थे वो खाली हो चुके थे। सब अपने अपने दूसरे घरों में चले गए थे और इसके साथ साथ जो अदिति की नानी थी उन्होंने भी वहाँ से शिफ्ट कर लिया था। इसके बाद जो खबर आती रही कि जागर लगा, और जागर में जो चीज़ें फाइनल हुई वो यही थी कि इनको स्थान दिया जाएगा, घर में किसी एक जगह पर स्थान दिया जाएगा। लेकिन अभी जो अदिति की नानी जी थी वो अपने गांव में होके आई थी, तो उन्होंने बताया कि जब वहाँ पर वो गई थी रात के टाइम सोते हुए उन्होंने महसूस करा कि तारा अभी भी छन छनाते हुए वहाँ पर रोती हुई घूमती या पट्ट पट्ट करती हुई। जब मेरी उनसे कॉल पे बात हुई उन्होंने भी मुझे ये बताया कि बेटा मैं तो आज भी महसूस कर पाती हूँ जब भी अपने घर वापस जाती हूँ अपने गाँव में, जहाँ पर हम छोड़ चुके हैं उस पूरी ज़मीन को, और गांव बहुत ज़्यादा खाली हो चुका है। कुछ पक्के दिल के लोग रहते हैं जो दिन में काम करते हैं, रात को नहीं निकलते, लेकिन अभी भी तारा की मौजूदगी वहाँ पर फील होती है। उन्होंने ये चीज़ मुझे बताई कि कभी भी आप उस गांव में जाओगे, अगर आपको तारा के बारे में पता है तो आप तारा को महसूस कर पाओगे। कभी भी तारा के बारे में बात होती है तो तारा सुनती है। मैं तो हमेशा यही चाहूँगा कि जिस हालात में वो है या जिस श्रेणी में वो है उससे मुक्त हो जाए। हम उनके लिए काम ना करते हैं कि जो भी बचपन में हुआ उन सब चीज़ों से वो बाहर निकल जाएं और जितनी जल्दी हो सके एक मुक्त द्वार की ओर पहुंच जाएं। क्योंकि बार बार महसूस होना, बार बार चीज़ों का पता चलना, और जिस तरीके से वो जो बच्ची है 13-14 साल की जिस टाइम लूप में फंस गई है, अगर उससे वो बाहर नहीं निकल पाई और इसी तरीके से अगर चीज़ें चलती रही तो वो गांव पूरा खाली हो जाएगा और फिर वीरान होने के बाद फिर वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ होगी, कोई एक सरकार नया प्रोजेक्ट लेके आएगी जिसके बाद कोई हॉन्टेड फैक्ट्री का किस्सा आएगा या फिर किसी न किसी विला, किसी न किसी प्रॉपर्टी का आएगा। तो मैं तो सिर्फ यही चाहूँगा, हाथ जोड़ के विनती है कि अगर इस चीज़ को कोई भी उस जगह तक पहुँचा सकता है और उन सब चीज़ों को क्लीन करवाया जा सकता हो तो क्लीन करवाया जाए। हालांकि आखिर में आके मेरी आपसे जो व्यूअर्स होते हैं जो नए हमारे चैनल पे आए उनसे हमारी क्या ही रिक्वेस्ट होती है कि भाई हमारा मोटिवेशन बनाए रखें। हम बहुत मेहनत करते हैं सब्सक्राइबर से कनेक्ट होकर, ऐसे कॉमेंट करवाना, पिन करना, एक एक चीज़ सामने लेके आनी, बस इतना हम चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और इस वीडियो को भेज दें उन लोगों तक जिनको ज़रूरत है ऐसे रियल इंसिडेंट पता होने की, जो लोग इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते या नहीं समझ में आता कि ऐसे सिचुएशन में क्या करा जाए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने बच्चों पर ध्यान रखिए, अपने घर में विवाद कम रखिए जितने ज़्यादा हो सके, खासकर जो लोग लड़ते हैं और ये नहीं सोचते कि यार घर के बच्चों पर कितना फ़र्क पड़ेगा इन सब चीज़ों का। कभी आपने सोचे कि एक बच्चा जिसकी उम्र 13, 12, 8 साल होगी उस पर कितना मेंटली ये चीज़ छप जाती है कि मेरे माँ बाप या मेरे दादा दादी या फिर मेरे जो घर के जितने भी सदस्य इस तरीके से लड़ते हैं जैसे एक दूसरे को मार ही देंगे। ये जो सिचुएशन होती है यहाँ से आपके बच्चे मोल्ड होते हैं और फिर बच्चों के ऊपर जो छाप छूटती है आगे जाके बच्चों का स्वभाव भी इस तरीके का हो जाता है कि मेरे घर वालों ने मारपीट करी तो मैं भी कर लूँगा तो क्या हो जाएगा। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारी संस्कृति को बनाए रखिए, हमारे कल्चर को बचाइए कि इस तरीके से घर में विवाद ना हो। पहले से होते आ रहे हैं लेकिन अभी इन सब चीज़ों को हवा ना दे, इस चक्करों में बहुत ज़्यादा घर टूटते हैं और सब अलग रहना शुरू कर रहे हैं जिसकी वजह से अब जॉइंट फैमिली देखने को ही नहीं मिलती।
मेरे ख्याल से ये आखिरी जनरेशन है जहाँ जॉइंट फैमिली में कोई रहना पसंद करता है, अदरवाइज सब अलग रह रहे हैं। और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है कि आप अकेले रह रहे हैं, आप अपने परिवार के साथ नहीं रह रहे, तो कोई आँच जब आप पे आएगी तो सब इकट्ठे होने में इतना टाइम लगा देंगे, और आधे तो फिर आपको पता है कि मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि सब कहाँ कहाँ निकल गया। आज एक परिवार है, आधा मध्य प्रदेश, आधा हरियाणा, आधे राजस्थान, आधा दिल्ली, और इसी तरीके से चीज़ें फैलती जा रही हैं। लेकिन जो एक गैदरिंग वाली चीज़ होती थी, जो जॉइंट फैमिली में होती थी, जो हमने देखी अपने बचपन में कि एक मूवी को पूरा परिवार एंजॉय करता था, सारे कजन्स एंजॉय करते थे, मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे वो देखने को मिलती है। इंसान इतना अकेला हो गया कि वो दोस्त बनाने के लिए फिर पैसे फूकने लगता है। बट आखिरी में मैं यही कहूँगा कि हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, जहाँ पर ऐसे सब्सक्राइबर आके अपने रियल इंसिडेंट बताते हैं, कैमरे के सामने एक एक चीज़ बताते हैं कि उनके साथ आज भी हो रहा है। तो सबसे पहले उसे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और जो बड़ी अनाउंसमेंट है कि हम गेस्ट के साथ सब्सक्राइबर्स को भी बुला रहे हैं, तो उस चैनल का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। एक छोटी सी प्रक्रिया है, जो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए भाई हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। टीम एक बार रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी, दिल्ली में हमारा सेंटर आपको बुलाया जाएगा, फिर हम कैमरे पे इसी तरीके से चर्चा करेंगे और फिर जनता वहाँ से अवेयरनेस लेगी। इसके बाद इतना ही कहूँगा, जो इंस्टाग्राम यूट्यूब को आप प्यार दे रहे इसी तरीके से बनाए रखिए, और जितना ज़्यादा हो सके माँ बाप का ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए, भाई बहन को साथ लेके चलिए, सबको साथ लेके चलिए। आगे चल के इन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी, यही से आपके साथ रहेंगे। और आखिरी में आके यही कहूँगा, माँ बाप से प्यार बना के रखिए, भाई बहन को साथ लेके चलिए, जितने ज़्यादा हो सके अपने पूरे परिवार को बांध के रखिए, क्योंकि परिवार की जो एकता होती है, जो यूनिटी होती है, आपसे पूरा मोहल्ला नहीं भिड़ सकता। जितना ज़्यादा हो सके प्यार फैलाइए। त्योहारों के दिनों में जितना ज़्यादा हो सके बाहर का अवॉइड कीजिए, दिया हुआ मत लीजिए, घर में बनाइए, घर का खाइए। टिल देन, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। ग्रे कलर की चप्पलें आती हैं जो चट 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 करके बजती हैं, तो जब वो चलती थी ना तो उनके पैरों से ना वैसी आवाज़ आती थी। तो जब वो मर गई थी तब भी पूरे गांव में वैसे ही चलने की आवाज़ आती थी। और उन्होंने बोला कि ये ले अपने बदले का ले, और आज के बाद हमको परेशान मत करियो। आप बिलीव नहीं करोगे कि अभी भी उस गांव में तारा जी की आत्मा भटकती है। अभी कुछ साल पहले मेरी नानी गई थी, हमारे वहाँ एक पूजा होती है, जागर बोलते हैं जिसको, उसमें गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने लिटरली तारा जी को ना मतलब महसूस करा, उनके रोंगटे अभी भी खड़े हो रहे हैं।